नमस्कार, आप सभी को स्वागत है हमारे चैनल पे। आज की वीडियो में बात करेंगे पॉलिटिकल साइंस, जो कि थर्ड सेमेस्टर की है। तो पॉलिटिकल साइंस का मतलब कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स, ठीक है। तो पॉलिटिक्स में बेसिकली क्या होता है, गवर्नमेंट। तो इट इज अ स्टडी ऑफ गवर्नमेंट। तो इसका अगर हम सिलेबस देखें, जो यूनिट 1 का है वो आपके स्क्रीन पे, दैट इज फर्स्ट टॉपिक इज डेमोक्रेसी, ठीक है। कंसेप्ट, फीचर्स, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। तो ये पहला टॉपिक है हमारा आज का, ठीक है। देन नेक्स्ट आता है आपका फॉर्म्स ऑफ डेमोक्रेसी, इंडिया एंड यूएसए कंपैरेटिव स्टडी, ठीक है। तो बेसिकली फॉर्म्स ऑफ डेमोक्रेसी स्टडी करना है, ठीक है। एंड देन थर्ड टॉपिक आता है मोबोक्रेसी इन अ ब्रीफ, अ पासिंग रेफरेंस एंड कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी, ठीक है। देन उसके बाद आता है फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, कंसेप्ट, फीचर, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, ठीक है। उसके बाद आगे चले अगर, तो नेक्स्ट टॉपिक आता है कॉन फेडरल एंड क्वाजी फेडरल गवर्नमेंट, ठीक है, इंडियन फेडरलिज्म। उसके बाद लास्ट टॉपिक आपका आता है डिसेंट्रलाइजेशन एंड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये बेसिकली टॉपिक्स हैं यूनिट 1 के, तो यही आज हमें कवर करने हैं। तो अगर बाइफिकेशन ऑफ मार्क्स की बात करता हूं, तो इसमें जो फर्स्ट टॉपिक है ये आपका इंपॉर्टेंट है फॉर 12.5 मार्क्स, ठीक है। उसके बाद अगर मैं कहूं तो ये टॉपिक आपका जो थर्ड टॉपिक है ये 5 मार्क्स के लिए ही रेलेवेंट लगता है। एंड देन उसके बाद कंपैरेटिव स्टडी भी 5 मार्क्स के लिए रेलेवेंट है, ठीक है। बट अगर दोनों का पूछ लिया, इंडिया यूएसए का, तो शायद 12.5 में भी आ सकता है, ठीक है। देन उसके बाद फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, क्योंकि हमारा टॉपिक कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेट करता है, तो इसलिए 12.5 में रेलेवेंट है, क्योंकि इसमें दोनों चीजें आएंगी, फेडरल, क्वाजी फेडरल एज वेल एज यूनिटरी, ठीक है। देन उसके बाद कॉन फेडरल एंड क्वाजी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये सब मिक्स टॉपिक है, ठीक है। तो अगर इंडिविजुअली पूछा गया तो ऑब्वियस सी बात है कि इतना कंटेंट होगा नहीं, तो 5 मार्क्स में, ठीक है। देन उसके बाद डिसेंट्रलाइजेशन एंड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी 5 मार्क्स का है। तो अगर क्लब करके कोई टॉपिक पूछ लिया जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है कंटेंट बढ़ जाएगा, और जब आंसर बढ़ जाता है तो हो जाता है 12.5 मार्क्स में। तो अब आगे चलते हैं फर्स्ट टॉपिक पे, दैट इज डेमोक्रेसी, कंसेप्ट, फीचर्स, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, ठीक है। अब क्योंकि आप लोग आजकल न्यूज वगैरह तो देख ही रहोगे, ठीक है, तो उसमें जो हमें पता लगता है डेमोक्रेसी का मतलब क्या है, द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल। तो इसमें देखते हैं क्या मतलब है। द टर्म डेमोक्रेसी ओरिजिनेट्स फ्रॉम 2 ग्रीक वर्ड्स, क्या, डेमोस एंड क्रेटोस। डेमोस मीन्स पीपल एंड क्रेटोस मीन्स पावर ऑफ पीपल, पावर और रूल। तो पावर और रूल का मतलब क्या है, पावर ऑफ पीपल, ठीक है। अब किस चीज की पावर है भाई, डेमोक्रेसी का मतलब क्या है, कहीं ना कहीं लोगों के पास ये पावर है कि वो अपने हिसाब से अपनी चीजें कर सकते हैं, ठीक है। देन डेमोक्रेसी मीन्स रूल बाय द पीपल, रूल बाय द पीपल। अब कहा जाता है कि इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का मतलब क्या है कि यहाँ पे लोगों के पास अधिकार है कि वो क्या कर सकते हैं, अपने हिसाब से सरकार का चयन कर सकते हैं। तो अपने हिसाब से सरकार का चयन करने का मतलब क्या है, कहीं ना कहीं, क्योंकि अगर रूल बाय द पीपल में हम ये कहें कि हर इंडिविजुअल का रूल है, तो किसी का भी रूल नहीं रहेगा। तो यहाँ पे क्या प्रोसेस है, यहाँ पे प्रोसेस ये है कि हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज करते हैं और वो इनडायरेक्ट वे में रूल ऑफ द पीपल को चलाते हैं। इट इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच सुप्रीम पावर लाइज विद द पीपल। तो अगर मैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की भी बात करूं मैं, तो जो प्रियम्बल है वो स्टार्ट होता है किससे, तो जो प्रियम्बल की स्टार्टिंग है वो होती है वी द पीपल ऑफ इंडिया से। इसका मतलब क्या है, जो सुप्रीम पावर है वो कहां पे है, पीपल के पास। क्योंकि इसके बाद आता है डिक्लेयर आवरसेल्फ टू बी सोवरेन, ठीक है। सोवरेन का मतलब क्या है, सुप्रीम पावर, कि हमारे ऊपर कोई भी नहीं है। तो कौन डिक्लेयर कर रहा है, पीपल ऑफ इंडिया डिक्लेयर कर रहे हैं। क्या डिक्लेयर कर रहे हैं, सुप्रीम, सोवरेन। तो कहीं ना कहीं सुप्रीमेसी किसके पास है, पीपल के पास। देन उसके बाद आगे चले, डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। तो बनती कैसे है, लोगों के थ्रू। किसके लिए बनती है, लोगों के लिए बनती है। एंड देन कैसे बनती है, लोगों से बनती है। देन इसके बाद आगे चले तो टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी अगर हम देखें तो सबसे पहले आता है डायरेक्ट डेमोक्रेसी। तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी का क्या है एक्सप्लेनेशन, सिटीजंस डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग। जहां पे सिटीजंस का डायरेक्ट इन्फ्लुएंस हो डिसीजन मेकिंग में, वो होता है डायरेक्ट डेमोक्रेसी। तो इंडिया में डायरेक्ट इन्फ्लुएंस तो नहीं होता, तो उसमें क्या है, एग्जांपल एंशिएंट एथेंस एंड मॉडर्न रेफरेंडम इन स्विट्जरलैंड। तो ये है। उसके बाद आगे चले तो इनडायरेक्ट और रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, जो कि इंडिया की मानी जाती है, दैट इज पीपल इलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव्स टू मेक डिसीजन ऑन देयर बिहाफ। तो यहां पे क्या है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी में लोग खुद डिसीजन ले रहे हैं, मतलब लोगों का इंपैक्ट डिसीजन मेकिंग पे। और इनडायरेक्ट में क्या है, लोग लोगों को चूज कर रहे हैं, मतलब अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज कर रहे हैं, और वो रिप्रेजेंटेटिव्स लोगों के बेनिफिट के लिए डिसीजन लेते हैं। तो एग्जांपल क्या है, इंडिया, यूएसए एंड यूके, ठीक है। आगे चलते हैं। उसके बाद क्या आता है, प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी। तो प्रेसिडेंट इज बोथ हेड ऑफ द स्टेट एंड द गवर्नमेंट। तो यहां पे जैसे यूएसए का जो एग्जांपल है, वहां पे इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट होता है। अगर हम देखें दूसरी टाइप की, तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, जहां पे हेड ऑफ द स्टेट जो है वो अलग होता है
फ्रॉम द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। तो हेड ऑफ द स्टेट कौन होगा? प्रेसिडेंट होता है। हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर। तो इस तरीके से, एंड देन इसका एग्जांपल क्या है? इंडिया एंड यूके, क्योंकि यूके से मिलता जुलता है इसलिए बिकॉज यूके से अडॉप्टेड है। देन उसके बाद फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी अगर देखें तो पॉपुलर सोवरेनिटी, फीचर क्या है? पॉपुलर सोवरेनिटी। अब इसमें देखते हैं एक्सप्लेनेशन। अल्टीमेट अथॉरिटी लाइज विद द पीपल थ्रू फ्री इलेक्शंस। तो जो अथॉरिटी है वो लोगों के पास है। कैसे? कि भाई जब इलेक्शन आए तो लोग क्या करें? सरकार को चूज कर सकते हैं। तो अगर कोई सरकार जो अच्छा काम नहीं कर रही है उसको लोगों को बदलने का अधिकार है। देन आगे चलते हैं। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, दैट इज राइट टू वोट। तो राइट टू वोट क्या है? एवरी सिटीजन हैज राइट टू वोट। इंडिया में 18+ की अथॉरिटी है। देन उसके बाद पीरियोडिक इलेक्शंस, इसका क्या है? ये फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी है। आप उसके बाद देखें तो पीरियोडिक इलेक्शन का मतलब क्या है? रेगुलर, जो होते रहे रेगुलर इंटरवल्स पे। फ्री एंड फेयर कि मतलब इलेक्शंस में वोट डालने का पैसा ना देना पड़े, प्लस फेयर इलेक्शंस हो। फेयर का मतलब जायज। एंड देन इंश्योर अकाउंटेबिलिटी, तो अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करे। देन उसके बाद रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ का मतलब सिंपल सा इतना होता है कि कोई भी व्यक्ति लॉ के ऊपर नहीं है, मतलब लॉ सबके लिए एक बराबर है। नो वन इज अबव द लॉ एंड ऑल आर सब्जेक्ट टू इट। तो लॉ सबके लिए एक बराबर है और लॉ के ऊपर कोई भी नहीं है, नॉट इवन द प्रेसिडेंट एंड द प्राइम मिनिस्टर। देन उसके बाद बात करें तो सेपरेशन ऑफ पावर। सेपरेशन ऑफ पावर क्या होता है? कि पावर को जब हम डिवाइड कर देते हैं बिटवीन बॉडीज। तो अगर मैं इंडिया की बात करूं तो क्या है? डिवीजन बिटवीन लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। तो इंडिया में 3 बॉडीज काम करती हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। तो अगर मैं रोल की बात करूं आपको ब्रीफ रेफरेंस में, तो लेजिस्लेचर का रोल क्या होता है? लॉ मेकिंग का। भाई लेजिस्लेचर लॉ, एल मैचिंग, तो लॉ मेकिंग का रोल है। एग्जीक्यूटिव का क्या है? एग्जीक्यूट कराना। जो लॉ लेजिस्लेचर ने बनाया उसको एग्जीक्यूट कराने का रोल किसका है? एग्जीक्यूटिव का। एंड देन जुडिशरी का रोल क्या है? कि जो लॉ बना उस लॉ के बेसिस पे अगर कोई डिस्प्यूट आता है, एग्जीक्यूशन में कोई प्रॉब्लम आती है, तो जुडिशरी बैठा है। ठीक है। प्लस जुडिशरी इज ऑल्सो नोन एज द गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कि भाई जो भी लॉ लेजिस्लेचर बना रहा है, जुडिशरी का एक और रोल है कि वो चेक करना कि कहीं लॉ कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन के अगेंस्ट तो नहीं जा रहा। ठीक है। तो अगर अगेंस्ट जा रहा होगा तो जुडिशरी के पास ये पावर है कि उस लॉ को नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया जा सकता है। देन उसके बाद देखें तो फंडामेंटल राइट्स, दैट इज प्रोटेक्शन ऑफ बेसिक ह्यूमन राइट्स, स्पीच, इक्वालिटी, रिलीजन एटसेट्रा। तो फंडामेंटल राइट्स हम डिस्कस करेंगे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन वाले पार्ट में डिटेल में। तो आगे चलते हैं। देन उसके बाद फीचर आता है इंडिपेंडेंस जुडिशरी। इसका मतलब क्या है? कि जो जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट है। व्हाई? बिकॉज जुडिशरी को कहा जाता है गार्जियन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो अगर कोई पर्सन गार्जियन है तो गार्जियन तो ऑब्वियस सी बात है इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है। इंडिपेंडेंट इन द सेंस कि जो गार्जियन है अगर उसके ऊपर भी कोई ना कोई इंफ्लुएंस है तो कहीं ना कहीं वो अपने बच्चे को या अपने वार्ड को अच्छी शिक्षा नहीं दे पाएगा या अच्छे संस्कार नहीं दे पाएगा। तो सिमिलरली जो इंडियन जुडिशरी है वो क्या है? इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट होने का मतलब क्या है? कि जो जुडिशरी है उसके पास ये पावर है कि वो किसी भी अथॉरिटी इंक्लूडिंग लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव इन दोनों को गाइडलाइंस दे सकती है। प्लस जो लेजिस्लेचर का लॉ है उसको वॉइड डिक्लेयर कर सकती है अगर वो एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल है तो। सिंस जुडिशरी इंडिपेंडेंट नहीं होगी तो ये काम नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या है? लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव इन दोनों बॉडीज का जुडिशरी पे कोई भी इंटरफेरेंस नहीं है। जुडिशरी इज अ इंडिपेंडेंट बॉडी। कोर्ट एक्ट एज गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड फंडामेंटल राइट्स। तो फंडामेंटल राइट्स का अगर गार्जियन है तो प्रोटेक्ट करने की भी जिम्मेदारी गार्जियन की होती है। भाई एक छोटे बच्चे को प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी गार्जियन की होती है। अब जो फंडामेंटल राइट्स और कॉन्स्टिट्यूशन है उसको प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी किसकी है? गार्जियन की। और गार्जियन कौन है? जुडिशरी। देन उसके बाद देखें फ्रीडम ऑफ प्रेस एंड एक्सप्रेशन। ठीक है। तो फ्रीडम ऑफ प्रेस एंड एक्सप्रेशन का मतलब क्या है? कि भाई आर्टिकल नंबर 19(1)(a) जो कि हम कॉन्स्टिट्यूशन में डिस्कस कर चुके हैं, दैट इज फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, जिसमें प्रेस की ओपिनियन भी आ जाती है। देन अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। मतलब क्या है? जो जुडिशरी है या जो सिस्टम है इंक्लूडिंग लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव, वो सब क्या है? अकाउंटेबल है। किसको? हम लोगों को। ठीक है। प्लस ट्रांसपेरेंट प्रोसेस होना चाहिए। अब इस ट्रांसपेरेंसी को इंप्रूव करने के लिए एक प्रोसेस बनाया RTI का। ठीक है। राइट टू इंफॉर्मेशन। ये भी कहां से अपनी पावर लेता है? इसी आर्टिकल से। ठीक है। तो ये पावर बनाई गई और ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को बढ़ाने के लिए। ठीक है। देन गवर्नमेंट इज आंसरेबल टू पब्लिक एंड प्रेस। भाई लोगों को और जो प्रेस है, जो मीडिया है, उसको जवाब देना गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। देन प्लूरलिज्म एंड टॉलरेंस। ठीक है। तो डाइवर्सिटी ऑफ ओपिनियन, रिलीजन एंड कल्चर इज रिस्पेक्टेड। ठीक है। तो मतलब क्या है? प्लूरलिज्म का मतलब क्या है? कि मल्टीपल चीजें। ठीक है। यूनिटी एंड डाइवर्सिटी वाला कंसेप्ट कि जहां पे बहुत सारी ओपिनियन है,
बहुत सारे रिलीजन हैं, बहुत सारे कल्चर हैं, सबके कल्चर को टॉलरेट करना, रिस्पेक्ट देना। देन उसके बाद मेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी देखें अगर तो पहली चीज आ जाती है इंश्योर्स इक्वालिटी। तो पहले इक्वालिटी की बात आती है, और इसके लिए हमने एक आर्टिकल पढ़ा है, दैट इज आर्टिकल नंबर 14, जिसमें बात होती है इक्वालिटी बिफोर लॉ की। उसके साथ साथ अगर मैं बात करूं तो आर्टिकल नंबर 15, 16, 17, 18 भी इसी में आ जाते हैं। उसके बाद बात करें तो प्रोटेक्ट्स राइट एंड लिबर्टीज, ठीक है। तो राइट्स और लिबर्टीज मतलब आजादी को प्रोटेक्ट करना भी मेरिट है ऑफ द डेमोक्रेसी। अकाउंटेबल गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को जवाब देना पड़ता है, अगर जवाब नहीं दिया, मनमानी हरकतें करी तो अगले साल पावर में आना तो भूल जाओ। प्लस रेजिग्नेशन में डिमांड करी जा सकती है, और अगर रिजाइन ना करे तो इंपीच किया जा सकता है, ठीक है। इंपीच मतलब विद इन द टेन्योर किसी भी पर्सन को उसकी जॉब से टर्मिनेट कर देना इज नोन एज इंपीचमेंट फॉर द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, ठीक है। उसके बाद आगे चले तो प्रोमोट्स पार्टिसिपेशन। तो पार्टिसिपेशन को प्रमोट करता है, मतलब जो लोग है, जो जनता है, वो पार्टिसिपेट करती है फॉर इलेक्शंस, और जो कैंडिडेट्स हैं जो जनता के बीच से ही उभर रहे हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं फॉर वोटिंग एंड फॉर वर्क, ठीक है। देन उसके बाद पीसफुल चेंज ऑफ गवर्नमेंट। तो जो गवर्नमेंट बदलने के लिए हमें पाकिस्तान वाला प्रोसेस फॉलो नहीं करना पड़ता कि आर्मी भेजनी पड़े। तो यहां पे क्या है, पीसफुली हर 5 इयर्स में इलेक्शन होते हैं, और अगर जनता सेटिस्फाइड नहीं है तो क्या होगा, गवर्नमेंट पीसफुली चेंज हो जाएगी, कोई भी लड़ाई या वायलेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी। देन आगे चले, एनकरेजेस डिबेट एंड डिसेंट। मतलब क्या है, डिबेट का मतलब क्या है, आप लोगों को अगर लॉ पासिंग का लॉ पता हो कि लॉ बनता कैसे है, लॉ पासिंग का लॉ, ठीक है, तो आपको पता होगा कि जब भी लॉ बनता है तो लॉ बनने से पहले बिल को प्रपोज किया जाता है, ठीक है। कोई भी एक्ट जब बनती है तो एक्ट बनने से पहले वाला जो फॉर्म होता है वो क्या होता है, बिल। तो बिल का मतलब क्या है कि बिल का मतलब है कि अभी लॉ बना नहीं है, अभी प्रपोजल है। उस बिल को प्रमोट करने के लिए या एक्ट बनाने के लिए होती है क्या, डिबेट। उस डिबेट को हम बोलते हैं पार्लियामेंट्री डिबेट्स, ठीक है। और उन डिबेट का रोल क्या है, रोल सिर्फ इतना सा है कि क्यों ये लॉ पास कराया जाए और क्यों ये लॉ पास ना कराया जाए, व्हाट आर द प्रोज एंड कॉन्स, उनको डिस्कस करने के लिए होती है डिबेट। अब इस डिबेट का एक और फायदा है क्या, इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन में हेल्प मिलती है, जब भी लॉ बनाया जाता है तो उसको इंटरप्रेट किया जाता है कि लेजिस्लेचर का एग्जैक्टली क्या इंटेंट था, ठीक है। तो इंटरप्रिटेशन में बहुत हेल्प मिलती है इन डिबेट्स के थ्रू। देन प्रिवेंट्स अथॉरिटेरियनिज्म। मतलब क्या है, लिमिट्स कंसंट्रेशन ऑफ पावर थ्रू चेक्स एंड बैलेंसेस। कंसंट्रेशन ऑफ पावर का मतलब क्या है, एक ही व्यक्ति के हाथ में इतनी पावर आ जाना कि वो उसका मिसयूज करना शुरू कर सकता है, ठीक है। तो यहां पे क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ पावर नहीं है, ठीक है। हर कोई अपने जगह पे स्ट्रांग है। एंड देन क्या है, चेक्स और बैलेंसेस है, मतलब हर अथॉरिटी के ऊपर कोई अथॉरिटी है जो कि चेक्स एंड बैलेंसेस करती है, और जो फाइनल अथॉरिटी है वो है जुडिशरी, ठीक है। ये आप ध्यान रखोगे। देन आगे चले अगर तो एजुकेट्स सिटीजंस पॉलिटिकली, क्रिएट्स एन इन्फॉर्म्ड इलेक्टोरेट थ्रू डिसीजन, ठीक है। तो जो पॉलिटिकल डिसीजंस है वो सिटीजन लेते हैं बाय द हेल्प ऑफ द वर्क डन बाय द पॉलिटिशियंस, ठीक है। देन उसके बाद प्रमोट सोशल जस्टिस, ठीक है। तो जो भी इनइक्वालिटीज हैं वो रिप्रेजेंटेशन के थ्रू हटाई जा सकती है। जैसे जो लोअर कास्ट को रिप्रेजेंट करती है पार्टीज, वो उनकी बातों को पब्लिकली प्रेजेंट करती है ताकि वो जो इनइक्वालिटीज फेस कर रहे हैं उसको हटाया जा सके। प्लस जो भी कैंडिडेट्स, चाहे पार्टी बेशक लोअर कास्ट को ना प्रमोट कर रही हो, बट जो भी कैंडिडेट लोअर कास्ट से बिलोंग करते हैं, या फिर कोई भी कैंडिडेट जो प्रेजेंट करना चाहता है एग्जैक्टली लोअर कास्ट के प्रॉब्लम्स को, वो चीज रिप्रेजेंटेशन में वो ले आते हैं। उसके साथ साथ लोअर कास्ट में यहां पे ईडब्ल्यूएस एंड वुमेन एंड चिल्ड्रन ये भी इंक्लूडेड है। देन उसके बाद आगे चले तो एग्जांपल आ जाता है, इन इंडिया थ्रू इलेक्शंस एंड जुडिशियल रिव्यू द गवर्नमेंट इज अकाउंटेबल। तो कैसे, दो चीजें बताइए। पहली चीज इलेक्शंस, जो जनता के हाथ में पावर है। देन जुडिशियल रिव्यू, क्या जुडिशियल रिव्यू क्या होता है भाई, जुडिशियल रिव्यू होता है सुप्रीम कोर्ट ऑब्लिक हाई कोर्ट की पावर कि वो किसी भी लॉ को रिव्यू कर सकते हैं कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं है, ठीक है। दैट इज नोन एज जुडिशियल रिव्यू। अब इन दोनों की वजह से जो गवर्नमेंट क्या है वो अकाउंटेबल है, ठीक है। जुडिशियल रिव्यू में उनसे रीजन पूछा जाता है कि भाई यू हैव मेड दिस लॉ, ठीक है। देन आगे चलते हैं, उस एग्जांपल में कंटिन्यूड है, एंड पीपल कैन चैलेंज अनजस्ट लॉज। एग्जांपल सेक्शन 377 डीक्रिमिनलाइजेशन ड्यू टू पब्लिक एंड लीगल एक्टिविज्म। तो सेक्शन 377 किसका, यहां पे थोड़ा सा मिसिंग है, दैट इज आईपीसी,
ठीक है। आईपीसी का जो सेक्शन 377 था जिसमें होमोसेक्सुअल रिलेशंस को बैन कर रखा था एज एन अननेचुरल सेक्स, तो उसको अभी अभी डीक्रिमिनलाइज किया गया है, मतलब जल्द ही डीक्रिमिनलाइज किया गया है, बिकॉज इट वाज कंसीडर्ड टू बी वायलेशन ऑफ प्राइवेसी प्लस वायलेशन ऑफ इक्वालिटी। ठीक है। देन उसके बाद बात करें तो डीमेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी क्या है, ये तो हमने पढ़ ली मेरिट्स, अब जानते हैं हम डीमेरिट्स के बारे में। ठीक है। स्लोअर डिसीजन मेकिंग। ठीक है भाई, किसी भी डिसीजन को स्लो कर देता है, बिकॉज हर किसी की अगर ओपिनियन मैटर करती है तो आप डिसीजन ले ही नहीं सकते। इनफैक्ट अपने घर में भी अगर 5 लोग हैं, आपके 4 लोग हैं, तो उनके बीच में अगर आप कोई सलाह मशवरा करने बैठते हो तो हर किसी की बातें अलग होती है, हर किसी की ओपिनियन अलग होती है, तो ओपिनियन मैच कराने में टाइम लग जाता है। देन उसके बाद रिस्क ऑफ पॉपुलिज्म, दैट इज लीडर में मेक शॉर्ट टर्म पॉपुलर प्रोमिसेस रेदर देन लॉन्ग टर्म रिफॉर्म्स। ठीक है। तो शॉर्ट टर्म पॉपुलर प्रोमिसेस मतलब जब इलेक्शन आ रहे हैं तो हम जी आपको फ्री में ये देंगे वो देंगे, ये सब चीजें, तो ये क्या है, ये शॉर्ट टर्म प्रोमिसेस है, ये लॉन्ग टर्म रिफॉर्म की बात नहीं करता, जहां पे किसी भी पर्सन को आगे आने की अपॉर्चुनिटी ना मिले। ठीक है। तो वो चीज क्या है, लॉन्ग टर्म रिफॉर्म्स को सपोर्ट नहीं करता। देन वोटर इग्नोरेंस। ठीक है। इल इन्फॉर्म्ड और इमोशनल वोटर्स में इलेक्ट अनफिट लीडर्स। ठीक है। तो जो जिनके पास प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं है प्लस जिनके पास लालच वाली इंफॉर्मेशन है कि भाई हमें ये चीज फ्री में मिलेगी, या फिर जो लोग अपनी कास्ट के हिसाब से वोटिंग करते हैं इंस्टेड ऑफ कि एक्चुअल में इंडिया में क्या रिफॉर्म्स आने वाले हैं, ठीक है, उसको छोड़ के, तो उसकी वजह से क्या होता है, अनफिट लीडर्स पॉलिटिक्स में आ जाते हैं, यानी कि पावर में आ जाते हैं। ठीक है। देन आगे चलते हैं। देन इसमें आता है करप्शन एंड इलेक्टोरल माल प्रैक्टिस। तो करप्शन बढ़ जाता है, दैट इज वोट बाइंग, वोट खरीदना। ठीक है। क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स एंड रिगिंग। ठीक है। तो ये सब क्या है, ये करप्शन इलेक्टोरल माल प्रैक्टिस का एग्जांपल है। देन उसके बाद देखें तो मेजॉरिटी टायरनी, दैट इज माइनॉरिटी ग्रुप्स में बी सप्रेस्ड इफ मेजॉरिटी डोमिनेट्स। तो मेजॉरिटी अगर डोमिनेट करने लगेगी तो माइनॉरिटी ग्रुप्स, ऑब्वियस सी बात है, सप्रेस होने लगेंगे। अगर किसी कम्युनिटी को आगे आना है तो इसका मतलब क्या है, अगर डेमोक्रेसी में आगे आना है तो कहीं ना कहीं उसके दिमाग में एक इंप्रेशन जा रहा होगा कि उसको पॉपुलेशन बढ़ानी है, पॉपुलेशन बढ़ानी है। तो जब पॉपुलेशन बढ़ेगी तो माइनॉरिटी क्या होगी, मेजॉरिटी बन जाएगी, और जो मेजॉरिटी होगी जिसके अभी डिसीजंस हो रहे हैं वो माइनॉरिटी बन जाएगी। ठीक है। तो ये एक दिमाग में इंप्रेशन आ जाता है लोगों के, बिकॉज इट इज अ डीमेरिट ऑफ द डेमोक्रेसी, जहां पे माइनॉरिटी को इग्नोर कर सकते हैं बिकॉज ऑफ लेस वोट काउंट। देन उसके बाद इंस्टेबिलिटी, कैसे, फ्रीक्वेंट चेंजेस इन गवर्नमेंट ड्यू टू शिफ्टिंग अलायंस और डिससैटिस्फैक्शन। ठीक है। तो इंस्टेबिलिटी मतलब कभी भी किसी ने इस्तीफा दे दिया, कभी भी किसी ने वो कर दिया, कोई घपला कर दिया तो उसको चेंज कर दिया, 5 साल बाद गवर्नमेंट चेंज हो गई, तो पूरा प्रोसेस क्या होता है, चेंज हो जाता है। और उस बंदे को, जैसे नायक मूवी में भी दिखाया गया था कि वो जो अमरीश पुरी थे वो कहते हैं कि आपको एक दिन तो काम समझने में लग जाएगा। ठीक है। तो एक ऑब्वियस सी बात है कि जब कोई पर्सन नया पावर में आता है तो उसको काम समझने में टाइम लगता है। देन एक्सपेंसिव सिस्टम। ठीक है। तो इलेक्शंस, कैंपेनिंग, ब्यूरोक्रेसी जो है वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, जिसमें बहुत ज्यादा खर्चा होता है। ठीक है। देन मैनिपुलेशन ऑफ ओपिनियन, तो मीडिया और पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा में मिसलीड द पब्लिक, तो मिसलीड हो जाती है पब्लिक। ठीक है। जिसकी वजह से रॉन्ग पॉलिटिकल पर्सन आ जाता है पावर में। एग्जांपल देखें, मॉब लिंचिंग और हेट स्पीच इन अ डेमोक्रेसी कैन अकर व्हेन फ्रीडम ऑफ स्पीच इज अब्यूज्ड और द मेजॉरिटी डिसरिगार्ड्स माइनॉरिटी राइट्स। ठीक है। तो मॉब लिंचिंग मतलब क्या होता है कि जहां पे भीड़ आकर के किसी भी चीज पे अटैक करती है, या फिर अगर मैं कहूं तो दूसरे वर्ड्स में राइट्स, एक काइंड ऑफ राइट्स। ठीक है। और हेट स्पीच, जब हम आर्टिकल 19(1)(a) को मिसयूज करने लगे तो क्या हो जाता है, हेट स्पीच बढ़ जाता है। ठीक है। जिसकी वजह से लोगों में थोड़ा सा गलत इंफॉर्मेशन पहुंच सकती है। देन उसके बाद कंपैरिजन देखें अगर डेमोक्रेसी वर्सेस अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, तो सबसे पहले देखें पावर स्ट्रक्चर। ठीक है। तो डेमोक्रेसी, मोनार्की एंड डिक्टेटरशिप, 3 टाइप यहां पे डिस्कस हुई है। ठीक है। तो पावर सोर्स अगर देखें तो डेमोक्रेसी में पावर किसके पास है, पीपल ऑफ इंडिया, जो हमने अभी डिस्कस किया। अगर मोनार्की की बात करें तो किंग और क्वीन जो है हेरिडिटी बेसिस पे, जैसे पहले होता था कि राजा का बेटा राजा बनेगा। ठीक है। देन डिक्टेटरशिप में देखें वन रूलर ऑफन मिलिट्री। ठीक है। देन आगे चलते हैं, बेसिस अगर देखें अकाउंटेबिलिटी का, तो डेमोक्रेसी में लोगों को जवाब देना जिम्मेदारी है। ठीक है। देन मोनार्की में नॉट अकाउंटेबल, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, और डिक्टेटरशिप में कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, क्योंकि यहां पे जनता के पास कोई पावर नहीं है। ठीक है। देन रूल ऑफ लॉ, यस, कि भाई सारे लोग रूल ऑफ लॉ में अकॉर्डिंगली सारे लोग लॉ के लिए एक बराबर है। ठीक है। और मोनार्की में नहीं है, क्योंकि किंग के पास ज्यादा पावर है, और इसमें भी नहीं है बिकॉज मिलिट्री के पास ज्यादा पावर है जनरली। ठीक है। देन उसके बाद राइट्स एंड फ्रीडम्स क्या है, जो राइट्स एंड फ्रीडम्स है वो डेमोक्रेसी में गारंटेड है। ठीक है।
मोनार्की में लिमिटेड है और डिक्टेटरशिप में रिस्ट्रिक्टेड है। ठीक है, लिमिटेड मतलब कम, रिस्ट्रिक्टेड मतलब हर राइट पे रिस्ट्रिक्शंस। ठीक है, देन एग्जांपल्स क्या है, जो डेमोक्रेसी उसका एग्जांपल इंडिया, यूएसए, और जो मोनार्की है उसका सऊदी अरेबिया, यूके कॉन्स्टिट्यूशनल, एंड देन जो डिक्टेटरशिप है दैट इज नॉर्थ कोरिया एंड हिटलर्स जर्मनी। ठीक है, देन उसके बाद चैलेंजेस अगर देखें क्या है डेमोक्रेसी के लिए, तो वो देखते हैं। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स नीडेड टू रिमूव मनी एंड मसल पावर। ठीक है, तो कुछ इस तरीके के रिफॉर्म्स चाहिए जो कि मनी और मसल पावर को रिमूव कर दें फ्रॉम इलेक्शंस, तब अच्छा रहेगा। ठीक है, देन उसके बाद नीड फॉर ग्रेटर वोटर अवेयरनेस एंड पार्टिसिपेशन। तो जो वोटर है, जो जनता है, उसका जागरूक होना बहुत जरूरी है। तो जब तक जनता जागरूक नहीं होगी तब तक क्या होगा, रॉन्ग पावर में लोग आते रहेंगे। ठीक है, देन एड्रेसिंग कास्ट, रिलीजन एंड जेंडर बेस्ड इनइक्वालिटीज। ठीक है, तो जो जेंडर बेस्ड इनइक्वालिटीज या कास्ट रिलीजन बेस्ड इनइक्वालिटीज होती है उनको भी एड्रेस करना चाहिए। देन इंश्योरिंग फ्रीडम ऑफ मीडिया एंड इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। तो दो चीजें इंश्योर करनी चाहिए, क्योंकि मीडिया क्या है, फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी है। ठीक है, तो फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी को अगर मजबूत रखना है, क्योंकि वो लोगों को अवेयर करता है, तो मीडिया का फ्रीडम बहुत जरूरी है, प्लस इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी बहुत जरूरी है। ठीक है, इट इज अ मैंडेटरी थिंग कि अगर ये नहीं होगा तो डेमोक्रेसी को कोई बचा नहीं पाएगा, बिकॉज जुडिशरी मस्ट बी इंडिपेंडेंट टू अपोज द लॉज मेड बाय द लेजिस्लेचर। देन कॉम्बैटिंग फेक न्यूज एंड डिजिटल मैनिपुलेशन। देन उसके बाद कंक्लूजन अगर देखें तो दिस इज योर कंक्लूजन ऑफ द टॉपिक, एंड देन इसी के साथ हमारा ये टॉपिक, फर्स्ट टॉपिक हो गया ओवर। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज फॉर्म्स ऑफ डेमोक्रेसी इंडिया यूएसए अ कंपैरेटिव स्टडी। तो अब दो चीजें जो बहुत पॉपुलर है, एक इंडिया एंड एक यूएसए, उनके बीच में डेमोक्रेसी में क्या डिफरेंस है उसके बारे में हमें स्टडी करना है, प्लस कंपैरिजन करना है। ठीक है, तो ये छोटा ही टॉपिक है। तो इसमें क्या है, बोथ इंडिया एंड यूएसए आर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, मीनिंग द पीपल इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स एंड हेड ऑफ स्टेट इज नॉट मोनार्क। ठीक है, मतलब क्या है, जो लोग हैं वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज करते हैं, और जो हेड ऑफ द स्टेट है वो मोनार्क नहीं है, मतलब लोगों के पास पावर है उसको चूज करने की। ठीक है, हाउएवर फॉर्म, स्ट्रक्चर and working of democracy in the two nations differs significantly due to historical, constitutional and socio-political factors। ठीक है, तो बेशक दोनों के में लोगों के पास पावर है सेलेक्ट करने की गवर्नमेंट, बट दोनों की वर्किंग बहुत अलग है। ठीक है, तो अब देखते हैं क्या है डिफरेंस। तो पहले टाइप ऑफ डेमोक्रेसी को अगर देखें तो पार्लियामेंट्री है और प्रेसिडेंशियल है। ठीक है, तो पार्लियामेंट्री मतलब जहां पे पार्लियामेंट का इलेक्शन होता है, पार्लियामेंट में कौन कौन आता है, ठीक है, तो क्या क्या आता है, प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा, और यूएस में क्या है, प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी। तो आगे चलते हैं, तो इसमें क्या है, नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर इसके बेसिस पे देखें कि कॉन्स्टिट्यूशन दोनों देशों का किस टाइप का है, तो इंडिया का क्या है, क्वाजी फेडरल, और यूएसए का क्या है, फेडरल। तो फेडरल का मतलब क्या होता है, जहां पे डिवीजन ऑफ पावर होता है। ठीक है, तो फेडरल के साथ हमेशा एक चीज आती है, फेडरल या फिर यूनिटरी। ठीक है, तो इंडिया का क्या है, बीच का, दैट इज क्वाजी फेडरल। ठीक है, तो इंडिया का क्वाजी फेडरल है। अब इसका मतलब क्या है कि इंडिया के पास फेडरल फीचर्स तो है, मगर वो यूनिटरी बेसिस पे डिपेंडेंट है। जैसे कि अगर मैं बात करूं इंडिया की, तो इंडिया में पावर डिवाइडेड है बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, बट एग्जैक्टली देखो तो सेंटर इज मोर पावरफुल देन स्टेट। उसके बाद देखें फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, तो इसमें क्या है, पार्लियामेंट्री सिस्टम है, इसमें प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, ये हम समझ ही चुके हैं। देन आगे देखें अगर हेड ऑफ द स्टेट कौन है, इसमें प्रेसिडेंट है, सेरेमोनियल हेड, मतलब क्या है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है वो प्रेसिडेंट है, एंड देन इसमें क्या है, प्रेसिडेंट है, एग्जीक्यूटिव हेड। और अगर हम इस मतलब अपने देश इंडिया की बात करें कि हमारा एक्चुअल में हेड कौन है, मतलब एग्जीक्यूटिव हेड कौन है, तो दैट इज प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, देन हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन है, प्राइम मिनिस्टर, और इसमें प्रेसिडेंट है। ठीक है, देन सेपरेशन ऑफ पावर देखें तो फ्यूजन ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर। ठीक है, तो जो बॉडीज डिवाइडेड है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी। ठीक है, तो जुडिशरी को इंडिया में इंडिपेंडेंट ही माना जाता है, तो इसलिए क्या है, फ्यूजन ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर। ठीक है, और इसमें क्या है, बॉडीज स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर है, मतलब तीनों इंडिपेंडेंट है। उसके बाद देखें अगर, तो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या है इंडिया की, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मतलब क्या है, इंडिया में पार्लियामेंट्री सिस्टम है। ठीक है, तो पहले इंडिया का डिस्कस करते हैं कि इंडिया हैज अ पार्लियामेंट्री सिस्टम। तो इसमें क्या है कि जो इंडिया का पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो बेस्ड किस पे है, यूके पे। ठीक है, देन एग्जीक्यूटिव इज अ पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर। क्यों, क्योंकि मेन बॉडी कौन सी है, लॉ मेकिंग बॉडी, और लॉ मेकिंग बॉडी कौन है, लेजिस्लेचर है। लेजिस्लेचर ने जो लॉ बनाया उसको एग्जीक्यूटिव इन्फोर्स कराएगा। ठीक है, देन प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है,
तो ये इंडिया के फीचर्स है। एंड देन प्रेसिडेंट इज द सेरेमोनियल हेड ऑफ द स्टेट, दैट मींस द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड, ठीक है। देन उसके बाद यूएसए की अगर हम बात करें तो यूएसए का क्या है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम है। तो बेस्ड ऑन सेपरेशन ऑफ पावर्स, मतलब पावर इज डिवाइडेड, इंडिया में भी डिवाइडेड है, बट इंडिया में फ्यूजन चलता है कि मतलब जो एग्जीक्यूटिव है वो पार्ट ऑफ द लेजिस्लेचर है, ठीक है, और इसमें क्या है, इंडिपेंडेंट। देन आगे चले तो प्रेसिडेंट इज बोथ हेड ऑफ द स्टेट एंड हेड ऑफ द गवर्नमेंट। वहां पे क्या है, हेड ऑफ द स्टेट कौन है, प्रेसिडेंट, बट हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन है, प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। देन प्रेसिडेंट इज नॉट द मेंबर ऑफ द लेजिस्लेचर, तो प्रेसिडेंट इज नॉट द मेंबर, ठीक है। देन उसके बाद देखिए सेपरेशन ऑफ पावर को अगर दोनों के बीच में डिवाइड करें तो पहला एस्पेक्ट क्या है, लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव, ठीक है। तो इंडिया में कैसे है, फ्यूज्ड, दोनों मिक्स है, मतलब एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, ठीक है। तो पीएम एंड मिनिस्टर्स आर पार्ट ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, और सेपरेटेड है। यूएस में कैसे, प्रेसिडेंट इज आउटसाइड द कांग्रेस, ठीक है। देन जुडिशरी की अगर बात करें तो दोनों में इंडिपेंडेंट है। इट इज अ कॉमन फीचर, कॉमन फॉर इंडिया एज वेल एज यूएसए। देन उसके बाद चेक्स एंड बैलेंसेस की अगर बात करें, प्रेजेंट बट लेस रिजिड, ठीक है। लेस रिजिड मतलब लूप होल्स हैं, ठीक है। इसमें क्या है, स्ट्रॉन्ग एंड कॉन्स्टिट्यूशनली डिफाइंड। देन उसके बाद बात करें तो हेड ऑफ द स्टेट, थर्ड कैटेगरी जो आती है, हेड ऑफ द स्टेट एंड हेड ऑफ द गवर्नमेंट, ये हम डिस्कशन ऑलरेडी कर चुके हैं। इंडिया का कौन है, प्रेसिडेंट, ठीक है। प्रेसिडेंट जो है वो हेड ऑफ द स्टेट है, मतलब इंडिया का हेड, ठीक है। और प्रेसिडेंट इज ऑल्सो द फर्स्ट सिटीजन ऑफ द इंडिया, ठीक है। प्लस जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन है वो इनडायरेक्टली होता है, डायरेक्टली हम वोट नहीं कर सकते प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा वोट करते हैं। देन यूएसए का अगर देखें तो प्रेसिडेंट इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द इलेक्टोरल कॉलेज, मतलब क्या है, प्रेसिडेंट का डायरेक्ट वोटिंग होती है। देन देखते हैं पोजीशन क्या है हेड ऑफ द गवर्नमेंट की, प्राइम मिनिस्टर, द लीडर ऑफ मेजोरिटी पार्टी, ठीक है। तो इसमें क्या है, जो गवर्नमेंट का हेड है वो प्राइम मिनिस्टर है, और कौन होता है, द लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी, मतलब जिस पार्टी को मेजोरिटी इलेक्ट करती है उस पार्टी का लीडर होता है प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। और यूएसए में क्या है, वही प्रेसिडेंट जो है हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है। देन इन इंडिया प्रेसिडेंट इज नॉमिनल हेड एंड पीएम होल्ड्स द रियल पावर, ठीक है। एंड देन इन यूएसए प्रेसिडेंट इज पावरफुल एंड सेंट्रल टू पॉलिसी मेकिंग, ठीक है। देन उसके बाद एग्जीक्यूटिव पावर की अगर बात करें तो स्ट्रक्चर देखें अगर, तो इंडिया का जो एग्जीक्यूटिव स्ट्रक्चर है वो कलेक्टिव है, दैट इज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, मिलके डिसीजन लेते हैं, ठीक है। भाई मान लो 5 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, तो उन्होंने मिलके कंबाइंड डिसीजन लिया और उस डिसीजन को इन्फोर्स कराया जाएगा, ठीक है। बट यूएसए में क्या है, सिंगल पर्सन एग्जीक्यूटिव है। देन आगे चले तो एग्जीक्यूटिव बॉडी का जो टेन्योर है वो कितना है, 5 साल है, या फिर अगर पीएम को सपोर्ट है लोकसभा का तब तक वो एक्टिव रहता है, ठीक है। तो जिस दिन पीएम का सपोर्ट लोकसभा वाला हट जाएगा उस दिन पीएम को क्या करना पड़ेगा, रिजाइन करना पड़ेगा, ठीक है। अदरवाइज उसको ऑफिस वैकेट करा दिया जाएगा, ठीक है। और जो प्रेसिडेंट है उसका फिक्स 4 टर्म का है। देन डिसमिसल देखें अगर, पीएम कैन बी रिमूव्ड बाय नॉन कॉन्फिडेंस मोशन, इसको एक और चीज बोलते हैं फ्लोर टेस्ट। फ्लोर टेस्ट का मतलब क्या है, जो रूलिंग पार्टी है, मतलब जो मेजोरिटी पार्टी है, उसके मिनिस्टर्स का अभी भी पीएम के साथ कितने मिनिस्टर्स का सपोर्ट है, उस चीज को बोलते हैं फ्लोर टेस्ट करना, ठीक है। देन प्रेसिडेंट कैन बी रिमूव्ड ओनली बाय इंपीचमेंट, ठीक है। उसके बाद अगर लेजिस्लेचर को देखें, भाई 3 ही बॉडीज थी एग्जीक्यूटिव, अब लेजिस्लेचर पे डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है। इंडिया में क्या है, बाई कैमरल पार्लियामेंट, दैट इज लोकसभा एंड राज्यसभा। तो लोकसभा का इलेक्शन में 18+% जो है वो वोट कर देता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, वो लोअर हाउस, बिकॉज हम लोगों के रीच में है वो, ठीक है, डायरेक्टली हम उस पर इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। और राज्यसभा क्या है, इनडायरेक्टली इलेक्टेड है, ठीक है, ये परमानेंट बॉडी भी होती है, ठीक है। आगे चलते हैं, लॉज नीड अप्रूवल ऑफ बोथ द हाउसेज प्लस प्रेसिडेंट। तो अगर इंडिया में लॉ को पास होना है तो उसका पहला स्टेप क्या है, लोकसभा अप्रूव करेगी, ठीक है। उसके बाद फिर कहां जाएगा, राज्यसभा पे जाएगा, राज्यसभा से कहां जाएगा, प्रेसिडेंट के फाइनल असेंट पे जाएगा, और जब प्रेसिडेंट साइन कर देंगे उस पे तो क्या हो जाएगा, वो लॉ बन जाएगा, ठीक है। तो ये प्रोसेस है इंडिया में लॉ के पास होने का। अब अगर यूएस की बात करें तो यूएस में क्या है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है, डायरेक्टली इलेक्टेड, ठीक है। एंड देन सेनेट है, दैट इज 2 सेनेटर्स पर हेड, एंड देन स्ट्रॉन्ग सेपरेशन फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, ठीक है। तो लगभग सिमिलर चीजें हैं। एंड देन जुडिशरी को अगर देखें तो जुडिशरी जो थर्ड बॉडी है वर्किंग स्टेट की इन इंडिया, वो क्या है, इंटीग्रेटेड है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड देन सबऑर्डिनेट कोर्ट, ठीक है। तो ये बेसिकली हायरार्की है, जहां पे सबसे पहले आता है सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद आता है हाई कोर्ट, और उसके बाद आता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ठीक है। तो इस तरीके से है, तो जो जुडिशियल सिस्टम इंडिया का है वो ऐसा है, ठीक है। तो जो सुप्रीम कोर्ट है दैट इज द गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है।
देन उसके बाद देखें तो यूएसए का ड्यूअल सिस्टम है, दैट इज फेडरल एंड स्टेट कोर्ट्स। तो इंडिया में भी पहले फेडरल कोर्ट्स ही थे, बट बाद में इस तरीके का स्टैब्लिशमेंट हुआ है, ठीक है। देन आगे चले, पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू का मतलब क्या है कि आप लॉ को चेक करते हो कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल है भी कि नहीं है। तो अगर कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं होता तो आप उस लॉ को वॉइड डिक्लेयर कर देते हो, ठीक है। वॉइड का मतलब उस लॉ को सिरे से खारिज कर देते हो कि इस लॉ को इन्फोर्स नहीं कराया जा सकता, ठीक है। तो इसमें क्या है, यस आर्टिकल नंबर 13 में ये पावर है विद द सुप्रीम कोर्ट एंड फॉर स्टेट मेड लॉज फॉर द हाई कोर्ट। अगर कोई लॉ स्टेट ने गवर्नमेंट ने बनाया है या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ने बनाया है तो हाई कोर्ट के पास से पावर है कि वो उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकता है फॉर पर्टिकुलर स्टेट। बट अगर कोई लॉ सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया है या पार्लियामेंट ने बनाया है तो सुप्रीम कोर्ट के पास से पावर है, ठीक है। अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के वायलेशन में है तो उसको रिमूव किया जा सकता है। देन उसके बाद अगर देखें तो यूएसए के पास भी है कि इस केस में ये इवॉल्व हुई थी, ठीक है। देन अपॉइंटमेंट कैसे होता है, कोलिजियम सिस्टम के थ्रू। इंडिया में जो जजेस का अपॉइंटमेंट होता है दैट इज बेस्ड ऑन कोलिजियम सिस्टम अदर देन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, ठीक है। देन उसके बाद जो अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस इन यूएसए है दैट इज प्रेसिडेंशियल नॉमिनेशन प्लस सेनेट अप्रूवल, ठीक है। तो ये सिस्टम है। देन उसके बाद फेडरलिज्म को देखें अगर तो फेडरलिज्म का क्या स्ट्रक्चर है, जो इंडिया का है वो क्या है, क्वाज़ी फेडरल है, स्ट्रॉन्ग सेंटर। क्वाज़ी फेडरल मतलब कि थोड़ा यूनिटरी फीचर थोड़ा फेडरल फीचर। तो इंडिया में कैसे यूनिटरी और फेडरल का फ्यूजन है कि भाई सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट तो है बट सेंट्रल गवर्नमेंट क्या है, स्ट्रॉन्ग है एज कंपेयर टू स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। और इसमें क्या है, ट्रू फेडरेशन, मतलब डिवीजन ऑफ पावर है तो उसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं हो सकता। फिर देखें अगर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर देखें तो यूनियन, स्टेट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। ये आ जाओ फिर से शेड्यूल नंबर 7। तो आप लोग ऐसे एग्जाम में लिखोगे तो नंबर कट जाएंगे। शेड्यूल नंबर 7 आपको ऐसे लिखना है, ठीक है। शेड्यूल 7 ऐसे लिखना है, ठीक है। और ट्राई टू यूज फुल फॉर्म्स इन योर एग्जाम, मतलब आंसर शीट में आप फुल फॉर्म यूज करो, ठीक है। देन इसमें क्या है, क्लियर सेपरेशन है, दैट इज फेडरल एंड स्टेट पावर्स। फेडरल मतलब सेंट्रल की पावर्स और स्टेट पावर्स, ठीक है। देन उसके बाद देखें तो स्टेट ऑटोनॉमी क्या है, लिमिटेड, सेंटर कैन रीऑर्गेनाइज स्टेट। तो सेंटर के पास से पावर है कि वो क्या कर सकते हैं, स्टेट की बाउंड्रीज को रीडिफाइन कर सकते हैं, प्लस जो स्टेट का स्ट्रक्चर है उसको रीऑर्गेनाइज कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें क्या है, हाई स्टेट्स हैव कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन, इसमें लिमिटेड है, इसमें हाई है, ठीक है। देन सिटीजनशिप की अगर बात करें तो इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप ही अलाउड है, कि मतलब अगर आप इंडिया की सिटीजनशिप होल्ड करते हो तो आप दूसरे देश की सिटीजनशिप को नहीं ले सकते, ठीक है। और जो यूएस है उसमें ड्यूअल स्टेट एंड नेशनल सिटीजनशिप अलाउड है, मतलब स्टेट की भी अलाउड है प्लस नेशनल, मतलब यूएस में जितने भी स्टेट्स आते हैं दैट इज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है ना, मतलब स्टेट्स को यूनाइट किया गया है। तो यूनाइटेड स्टेट्स में जितने भी स्टेट्स आते हैं उनकी भी सिटीजनशिप अलाउड है, प्लस नेशनल सिटीजनशिप ऑफ यूएसए इज आल्सो अलाउड, ठीक है। देन उसके बाद इलेक्शंस देखें अगर तो इलेक्शंस क्या है, तो टाइप देखें अगर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ इलेक्शंस है फर्स्ट पास द पोस्ट, ठीक है। तो जो भी जैसे वोट काउंट होता है तो जो भी मेजॉरिटी मार्क को क्रॉस कर लेता है वो बन जाता है, पावर में आ जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ इलेक्शन है, इलेक्टोरल कॉलेज है, फर्स्ट पास द वोट फॉर कांग्रेस, ठीक है। देन उसके बाद इलेक्शन कमीशन को अगर देखें तो इंडिपेंडेंट बॉडी है, जो इंडिया में इलेक्शंस कंडक्ट कराए जाते हैं। तो देख लो, सुन लो मेरी बात, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, ईसीआई, ठीक है। उसके बाद क्या है, इलेक्शन कमीशन ऑफ स्टेट, ठीक है। ये दो इलेक्शन कमीशन है। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का रोल क्या है, जो लोकसभा वाले इलेक्शंस होते हैं या राज्यसभा वाले या प्रेसिडेंट वाले उनको कंडक्ट कराना, और या फिर जो स्टेट लेवल पे इलेक्शंस होते हैं जो स्टेट गवर्नमेंट के उनको कंडक्ट कराना, ठीक है। और जो इलेक्शन कमीशन ऑफ द स्टेट है उसका रोल क्या है, पंचायत के या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के इलेक्शन कंडक्ट करवाना, ठीक है। देन उसके बाद इलेक्शन कमीशन जो इसमें है यूएस में, दैट इज डिसेंट्रलाइज्ड, ईच स्टेट कंट्रोल्स इलेक्शन, ठीक है। तो हर स्टेट का अपना इलेक्शन का प्रोसेस है। देन उसके बाद फ्रीक्वेंसी अगर देखें तो लोकसभा का इलेक्शन क्या होता है, हर 5 साल में होता है, ठीक है। अब आप लोग सोच रहे होंगे यहाँ राज्यसभा क्यों नहीं लिखा, बिकॉज राज्यसभा इज अ परमानेंट बॉडी और उसका हर 5 साल में इलेक्शन नहीं होता। अब इसमें देखें तो इसमें जो यूएस में है तो प्रेसिडेंट का इलेक्शन हर 4 ईयर्स में होता है और कांग्रेस का हर 2 और 6 साल में। देन उसके बाद पॉलिटिकल पार्टीज को अगर देखा जाए तो वो क्या है, पहला आ जाता है टाइप अगर देखें तो मल्टी पार्टी सिस्टम, मतलब बहुत सारी पार्टीज पार्टिसिपेट करती हैं इन इलेक्शन प्रोसेस। एंड देन यूएस में क्या है, 2 पार्टी सिस्टम, डेमोक्रेट्स एंड रिपब्लिकन्स, ठीक है। देन कोलिशंस अगर देखें तो फ्रीक्वेंट है, दैट इज यूपीए एंड एनडीए, और इसमें क्या है, रेयर, ठीक है। देन पार्टी डिसिप्लिन देखें तो हाई है, एंटी डिफेक्शन लॉ, ठीक है। तो एंटी डिफेक्शन लॉ मतलब क्या है कि कोई भी नेता अपनी पार्टी को चेंज नहीं कर सकता। इसके लिए एक आप लोग गूगल कर लेना क्योंकि वीडियो को बहुत ज्यादा लॉन्ग नहीं कर सकते। एक मिलेगा आपको, आया राम और गया राम, ठीक है। तो राम नाम का एक पर्सन था जो कि मिनिस्टर था,
और वो फेमस था, वो पार्टी बदलने के लिए फेमस था, ठीक है। तो उसको कहा जाता था कि आया राम इस पार्टी में और गया राम इस पार्टी से, ठीक है। तो जब उसको पैसे मिलते थे तो वो पार्टी चेंज कर लेता था। तो एंटी डिफेक्शन लॉ बनाया गया ताकि लोगों को पार्टी चेंज करना पैसों के लिए इतना आसान ना लगे, ठीक है। देन लो, इसमें क्या है, इसमें हाई है, इसमें बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता है। और यूएस में क्या है, लो है, लेजिस्लेचर कैन वोट इंडिपेंडेंटली, ठीक है। देन उसके बाद राइट्स एंड फ्रीडम्स अगर देखें तो एस्पेक्ट क्या है, बिल ऑफ राइट्स, ठीक है। बिल ऑफ राइट्स का मतलब क्या है, पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, क्या मतलब, फंडामेंटल राइट्स, ये आप ध्यान रखोगे। एंड देन यूएस का अगर देखें तो फर्स्ट अमेंडमेंट, 10 अमेंडमेंट्स ऑफ द, देन उसके बाद देखें राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल नंबर 14 से लेके 18 तक है और यूएस में आया था इन 14th अमेंडमेंट। देन उसके बाद फ्रीडम ऑफ स्पीच देखें तो आर्टिकल 19(1)(a) में है और यूएस में आया था फर्स्ट अमेंडमेंट में, दैट इज एब्सोल्यूट आल्सो, ठीक है। देन राइट टू रिलीजन देखें तो रिलीजन क्या है, सेक्युलर स्टेट है, मतलब जहां पे स्टेट का कोई भी पर्टिकुलर रिलीजन नहीं है, सारे रिलीजन स्टेट के लिए एक बराबर है, प्लस सिटीजन के पास फुल राइट है कि वो जो मर्जी चाहे वो रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं। और ये क्या है, यूएस क्या है, सेक्युलर स्टेट विद स्ट्रॉन्ग रिलीजियस फ्रीडम्स, ठीक है। तो लगभग इन दोनों में सेम है। एंड देन कंपैरिजन टेबल अगर देखें तो ये कंपैरिजन टेबल बेसिकली क्या है, समरी टेबल है। तो ये हम ऑलरेडी डिटेल में एक एक पॉइंट को डिस्कस कर चुके हैं, तो बार बार एक चीज को डिस्कस करने का तो कोई मतलब है नहीं। तो इस वीडियो को आप पॉज करके इसको एक बार पढ़ लेंगे और चाहे तो आप कॉपीज में ड्रॉ कर लीजिए ताकि आप लोग को इजी रहे, ठीक है। तो यही समरी टेबल है, यहाँ पे फिनिश हो जाती है एंड देन इस टॉपिक का एक कंक्लूजन आ जाता है, ठीक है। तो ये कंक्लूजन के साथ हमारा ये टॉपिक हो जाता है ओवर, ठीक है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज मोबोक्रेसी एंड कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी। दिस इज योर नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, मोबोक्रेसी इज आल्सो नोन एज ऑक्लोक्रेसी, दैट रेफर्स टू अ सिचुएशन वेयर मॉब और क्राउड बिहेवियर ओवरराइड्स द रूल ऑफ लॉ, ठीक है। तो मतलब क्या है, ये ऐसी सिचुएशन है जहां पे जो मॉब या फिर क्राउड जो है वो क्या करता है, रूल ऑफ लॉ को ओवर रूल कर देता है। मतलब क्या है, जो रूल ऑफ लॉ मतलब जो लोग लॉ के लिए एक बराबर रहेंगे तो वो लोग क्या मिलते हैं, लॉ मिल जाते हैं और लॉ की ऐसी तैसी कर देते हैं, ठीक है। एंड पब्लिक ऑर्डर इज रिप्लेस्ड बाय मॉब रूल, ठीक है। तो जो मॉब मतलब भीड़ के जो रूल होगा उसके अकॉर्डिंग जो पब्लिक ऑर्डर है उसको रिप्लेस कर दिया जाता है, ठीक है। सच सिस्टम्स डिसीजंस आर ड्रिवन बाय इमोशन, वायलेंस, पॉपुलिस्ट आउटबर्स्ट रेदर देन अ रीजन, लॉ और डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है, ऐसे डिसीजंस कैसे लिए जाते हैं, ये इमोशंस में लिए जाते हैं। भाई कोई भावुक हो गया ग्रुप, ठीक है, मान लो कोई ऐसा लॉ बन गया जिससे लोगों के सेंटिमेंट्स को हर्ट हुआ, ठीक है। देन वायलेंस, मार धाड़ से या फिर हिंसा से, ठीक है। या फिर पॉपुलिस्ट आउटबर्स्ट मतलब क्या है कि कोई ऐसा हुआ, पॉलिसी ऐसी बन गई जिसकी वजह से लोग भड़क गए, ठीक है। तो ऐसे जो डिसीजंस होते हैं उनके पीछे कोई पर्टिकुलर रीजन या लॉ या डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन नहीं होता, ठीक है। देन उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है वो देखते हैं। डिसीजंस आर मेड बाय लाउडेस्ट और मोस्ट एग्रेसिव ग्रुप, नॉट बाय डेमोक्रेटिक डेलिब्रेशन। तो जो ग्रुप्स होते हैं, जैसे आप लोगों ने तालिबान वगैरह के बारे में सुना होगा, तो जो ऐसे ग्रुप्स होते हैं वो डिसीजन लेते हैं, ठीक है, जिनके पास पावर होती है प्लस एग्रेशन दिखाने की शक्ति होती है। एंड देन ऑफन इन्वॉल्व्स वायलेंस, इंटिमिडेशन और विजिलेंटिज्म, ठीक है। देन उसके बाद लॉ एनफोर्समेंट इज इग्नोर्ड और पैरालाइज्ड। तो लॉ एनफोर्समेंट क्या होती है, इग्नोर हो जाती है बिकॉज उनके पास होती है जनसंख्या और जनसंख्या की वजह से पुलिस भी क्या ही कर लेगी, ठीक है। देन ऑफन इमर्जेस फ्रॉम लैक ऑफ फेथ इन इंस्टीट्यूशंस, फेक न्यूज, पॉलिटिकल प्रोवोकेशन, ठीक है। तो ऐसी चीजें इमर्ज क्यों होती है, बिकॉज ऑफ जब उनका फेथ इंस्टीट्यूशंस पे खत्म हो जाता है, जीरो हो जाता है, एंड फेक न्यूज जब उन्हें उकसा देती है या फिर जो पॉलिटिकल डिसीजंस हैं वो उन्हें उकसा देते हैं, ठीक है। तो इस वजह से ये हो जाता है। देन उसके बाद एग्जांपल्स क्या है, दैट इज मॉब लिंचिंग बेस्ड ऑन रिलीजियस और कास्ट हेट्रेड, ठीक है। तो जो भीड़ या फिर दंगे जो कि रिलीजियस और कास्ट हेट्रेड की वजह से हुए उसकी एग्जांपल्स हैं। देन स्टॉर्मिंग ऑफ द यूएस कैपिटल बाय वायलेंट प्रोटेस्टर्स, ठीक है, ये इसके एग्जांपल्स हैं। देन riots that led to destruction of property, subversion of state authority, ठीक है। तो ये सब क्या है, एग्जांपल्स है। क्यों डेंजरस है ये, why it is dangerous, because it undermines the rule of law। भाई अगर लॉ रहेगा तो शांति रहेगी, बिकॉज लॉ बनाने के पीछे का प्रोस्पेक्ट ही क्या है, शांति है, ठीक है। देन उसके बाद थ्रेटन्स माइनॉरिटी राइट्स, तो जो माइनॉरिटी हैं जिनके पास जनसंख्या ही नहीं है उनके राइट्स को थ्रेट है, प्लस सिविल लिबर्टीज एंड जुडिशियल इंडिपेंडेंस को थ्रेट है, बिकॉज कोई भी प्रॉपर वर्क नहीं कर पाएगा ऐसी सिचुएशन में, ठीक है। देन लीड्स टू एनार्की एंड इरोजन ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है। तो जो डेमोक्रेसी है वो हट जाती है ऐसे केसेस में। देन अलाउज इमोशन एंड मेजोरिटेरियनिज्म टू ओवरराइड जस्टिस, ठीक है। तो जस्टिस हो जाता है साइड और जिसकी लाठी उसकी भैंस,
या फिर जिसको जो ज्यादा स्ट्रॉन्ग, जिसकी पॉपुलेशन ज्यादा, वो बन जाता है लीडर, ठीक है। देन डेमोक्रेसी इज द एंटीथीस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी, ठीक है। देन उसके बाद देखें क्या है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी को डिस्कस करते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी आपके सामने है, दैट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी इज द फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी इन विच द पावर ऑफ गवर्नमेंट इज लिमिटेड बाय रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद एंड सिटीजंस एंजॉय प्रोटेक्टेड फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। तो जब भी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होगा या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी होगी तो वहां पे फंडामेंटल राइट्स होगा जो सिटीजंस को मिलेंगे उनके बेटर लाइफ के लिए और डिग्निफाइड लाइफ के लिए, ठीक है। देन आगे चले, अगर इन दिस सिस्टम पॉपुलर विल इज एक्सप्रेस्ड through elected representatives but within the constitutional framework that ensures rule of law, separation of power and judicial protection, ठीक है। तो जो लोगों की विल है वो एक्सप्रेस होती है बाय इलेक्शन, ठीक है। तो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स जो है वो उनका काम करने का जो तरीका होता है वो इसी तरीके का होता है कि जिन लोगों ने उन्हें चुना है वो उनके बेनिफिट के लिए वर्क करेंगे, ठीक है। देन उसके बाद फीचर्स क्या है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन जो है होता है इन कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी, ठीक है। देन रूल ऑफ लॉ होता है, ये हम डिस्कस कर ही चुके हैं, दैट इज एवरीवन इज इक्वल बिफोर लॉ। एंड देन पॉपुलर सोवरेनिटी होती है, मतलब जो भी कंट्री है उसके ऊपर और कोई भी नहीं है, ठीक है। दैट इज गवर्नमेंट इज सुप्रीम, ठीक है। एंड देन सेपरेशन ऑफ पावर होता है, जैसे इंडिया की बात करूं तो लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। उसके बाद फंडामेंटल राइट्स होते हैं, दैट इज पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये ध्यान रखना, आप यहां पे रोमन्स में ही लिखोगे पार्ट या शेड्यूल को, ठीक है। देन उसके बाद इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी होता है। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का मतलब क्या है, जो जुडिशरी है वो लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव पे डिपेंडेंट नहीं है, मतलब उसकी वर्किंग अलग है। देन क्या है, प्रेस एंड सिविक सोसाइटी की फ्रीडम होती है, दैट इज आर्टिकल 19(1)(a), ठीक है। देन उसके बाद देखें अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी होती है, जहां पे जनता की बात आती है तो जो गवर्नमेंट है वो अकाउंटेबल है प्लस ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। देन उसके बाद एग्जांपल क्या है ये देख लेते हैं, इंडिया, ठीक है, इट इज अ सोवरेन सेकुलर सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एज पर द प्रीएम्बल, ठीक है। तो जो स्टार्ट होता है वी द पीपल ऑफ इंडिया से, ठीक है, वो चीज क्या कहती है, वी द पीपल ऑफ इंडिया डिक्लेयर आवरसेल्व्स टू बी सोवरेन सेकुलर डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट एंड रिपब्लिक, ठीक है। देन उसके बाद यूएस की अगर देखें तो यूएस क्या है, ओल्डेस्ट मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन है इन डेमोक्रेसी है। देन जर्मनी, जापान, साउथ अफ्रीका, ये सब क्या है, पोस्ट वॉर कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी है, ठीक है। देन आगे चले, इंडिया एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी, अगर इसके बारे में बात करें तो प्रीएम्बल एस्टैब्लिशेस इंडिया एज अ डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक, ठीक है। तो जो प्रीएम्बल ऑफ इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो बात करता है कि इंडिया जो है वो डेमोक्रेटिक भी है प्लस रिपब्लिक भी है। पार्लियामेंट्री सिस्टम अलाउज पीपल टू इलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव्स, तो जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो लोगों को अलाउ करता है कि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज कर सकते हैं जो कि पार्ट ऑफ पार्लियामेंट बनते हैं बाद में। देन फंडामेंटल राइट्स जो है वो पार्ट 3 में अवेलेबल है, जो कि लिबर्टी, इक्वालिटी एंड जस्टिस को इंश्योर करते हैं, ठीक है। तो ये 3 चीजें आप याद रखोगे, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड जस्टिस। तो जो प्रीएम्बल है वो भी इसी तरीके का है, वी द पीपल ऑफ इंडिया डिक्लेयर्स आवरसेल्व्स टू बी सोवरेन सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक्स एंड सोशलिस्ट प्लस इंश्योर लिबर्टी, इक्वालिटी, जस्टिस एंड फ्रेटर्निटी, ठीक है। देन उसके बाद जुडिशरी एक्ट एज अ गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, ये हम डिस्कस कर ही चुके हैं। और इंस्टीट्यूशन लाइक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल एंड यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ये सब क्या है, ये चेक्स एंड बैलेंसेस बनाने के लिए बनी हुई है। देन उसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी क्या है, प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट टायरानी ऑफ द मेजॉरिटी। दैट मींस जो मेजॉरिटी है सिर्फ उसकी बात नहीं होगी, बल्कि अगर आप मान लो मेजॉरिटी की आप गवर्नमेंट भी ले आए तब भी क्या होगा, जो जुडिशियल रिव्यू वाला प्रोसेस है उसके अंदर अगर कोई माइनॉरिटी कम्युनिटी परेशान हो रही है बाय द पॉलिसीज ऑफ द मेजॉरिटी गवर्नमेंट के, तो वो क्या कर सकती है, वो जुडिशियल रिव्यू में जा सकती है एज पर आर्टिकल नंबर 13 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया, ठीक है। प्रोवाइड्स स्टेबिलिटी एंड लीगल सर्टेनिटी, ठीक है। उसके बाद देखें तो प्रमोट्स इंक्लूजन, पार्टिसिपेशन एंड जस्टिस, ये 3 चीजें प्रमोट करती है, प्लस गार्ड्स इंडिविजुअल एंड माइनॉरिटी राइट्स, ठीक है। उसके बाद देखें अपहोल्ड पीसफुल चेंज ऑफ पावर थ्रू इलेक्शंस, ये हम सारी चीजें पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। देन उसके बाद आगे चलते हैं, मोबोक्रेसी वर्सेस कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी, अगर इसका हम कंपैरिजन करें तो ये, ठीक है। तो बेसिस सबसे पहले देखें तो मोबोक्रेसी का बेसिस क्या होता है, क्यों बनती है मोबोक्रेसी, बिकॉज ऑफ इमोशन, मेजॉरिटी प्रेशर या वायलेंस, ठीक है। और ये क्यों बनती है, बिकॉज ऑफ रूल ऑफ लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन एंड इंस्टीट्यूशंस। फिर इसमें देखें तो डिसीजन मेकिंग कौन होता है, क्राउड होता है, इन्फ्लुएंस होता है, ये जिसके पास ज्यादा पॉपुलेशन होती है वो होता है, ठीक है। देन अगर कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी की बात करें तो इसमें डिसीजन लेते हैं इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स लॉ बना के, ठीक है। देन उसके बाद राइट्स को अगर देखें तो राइट्स क्या है, इसमें है ही नहीं और इसमें है, गारंटेड भी है, प्रोटेक्टेड भी है, प्लस
पीसफुल एनवायरमेंट भी है। स्टेबिलिटी को अगर देखें तो इसमें स्टेबिलिटी नहीं है, लॉलेस है और क्योटिक है, प्लस जो डेमोक्रेसी है उसमें स्टेबल है, स्ट्रक्चर्ड है, प्लस पीसफुल एनवायरमेंट है। देन माइनॉरिटी को अगर देखें, माइनॉरिटी प्रोटेक्शन, तो इसमें इग्नोर हो जाती है बिकॉज इसमें मेजॉरिटी की वायलेंस वाली पावर है, जहां पे आप बात सुना ही नहीं सकते, आपको पहले ही मार दिया जाएगा, ठीक है। और इसमें क्या है, प्रोटेक्टेड बाय कोर्ट्स एंड लॉज, तो लॉज और कोर्ट जो है प्रोटेक्ट करते हैं माइनॉरिटी के राइट को, गवर्नमेंट चाहे किसी की भी हो, ठीक है। देन एग्जांपल्स क्या है, लिंचिंग्स, राइट्स, मॉब वायलेंस, और इसका एग्जांपल क्या है, इंडिया, यूएसए, जर्मनी एटसेट्रा, ठीक है। देन आगे चले टू द कंक्लूजन, देन दिस इज द कंक्लूजन ऑफ द टॉपिक। ये आप देख लोगे, इसमें कुछ समझाने के लिए नहीं है, ठीक है। जो चीजें हमने समझी हैं उसी को अपने वर्ड्स में लिख दोगे तो कंक्लूजन हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, कंसेप्ट, फीचर्स, मेरिट्स एंड डिमेरिट्स, ठीक है। तो अब यहाँ पे डिस्कशन का टॉपिक क्या बनेगा, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जो हम ऑलरेडी मैक्सिमम चीजें कवर कर चुके हैं, दैट इज डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, दैट इज अ पार्ट ऑफ फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। और इंडिया की है क्वासी फेडरल, ठीक है। तो इसमें जो फर्स्ट चीज आती है दैट इज कंसेप्ट ऑफ फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इसमें अगर हम देखें तो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज वन इन विच पॉलिटिकल पावर इज डिवाइडेड बिटवीन सेंटर अथॉरिटी एंड वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स, स्टेट्स और प्रोविंसेस, ठीक है। तो बेस्ड ऑन की कंट्री में क्या ट्रेंड फॉलो किया जाता है, तो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी यही है कि जो गवर्नमेंट की पावर है वो डिवाइडेड है दो चीजों में, दैट इज सेंट्रल एंड स्टेट, ठीक है। तो अगर किसी भी कंट्री में स्टेट या सेंटर का पैटर्न फॉलो किया जाता है तो ये अदरवाइज सेंट्रल अथॉरिटी जिसका पूरी कंट्री पे कंट्रोल होगा, और स्टेट या फिर प्रोविंसेस, ठीक है। प्रोविंसेस का मतलब क्या है कि जो डिफरेंट चीजें मिलकर एक कंट्री बनाती है, दैट इज नोन एज प्रोविंसेस, और उनको किसी कंट्री पे स्टेट की तरह टर्म कर दिया जाता है, ठीक है। देन उसके बाद both central and the state are independent and coordinate in their own spheres governed by a written constitution, ठीक है। तो मतलब क्या है, जो सेंट्रल और स्टेट है दोनों इंडिपेंडेंट है और वो क्या है अपने अपने स्फीयर में काम करते हैं, और जो गवर्न करता है उनको कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। देन उसके बाद एग्जांपल्स अगर देखें फेडरल कंट्री का क्या है, तो दैट इज यूनाइटेड स्टेट्स, दैट इज यूएसए, ठीक है। एंड देन इंडिया, दैट इज अ क्वासी फेडरल, ठीक है। उसके बाद आगे चले कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी एंड ब्राजील, ठीक है। तो ये आपका फेडरल कंट्री का एग्जांपल है। देन उसके बाद फीचर्स अगर देखें कि फेडरल गवर्नमेंट के फीचर्स क्या होते हैं, तो सबसे पहले रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, या अगर मैं कहूं तो कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो फेडरल कंट्री का क्या होगा, कॉन्स्टिट्यूशन होगा, ठीक है। दैट डिफाइंस डिवीजन ऑफ पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो भाई अगर डिवीजन ऑफ पावर हो रही है तो उसके लिए कोई ना कोई सोर्स चाहिए जो बता रहा होगा कि डिवीजन ऑफ पावर है कंट्री में, तो उसका सोर्स क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन। देन उसके बाद देखें तो डिवीजन ऑफ पावर है, दैट इज पावर इज डिवाइडेड बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट, तो यही चीज बार बार घूम फिर के आती है। और अगर इंडिया की बात करें तो तीन लिस्ट है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है। तो यूनियन लिस्ट का मतलब क्या है, अगर हम शेड्यूल नंबर 7 को आप लोग देखोगे कभी कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है, तो आपको पता लगेगा कि यूनियन लिस्ट का मतलब क्या है कि इस लिस्ट में कुछ सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं जिसपे यूनियन गवर्नमेंट के पास यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है लॉ बनाने की, ठीक है। स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट क्या है कि इसमें जो सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं शेड्यूल नंबर 7 में, स्टेट लिस्ट में जो सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं उसमें स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है लॉ बनाने की। और कॉन्करेंट लिस्ट में क्या है कि जो शेड्यूल नंबर 7 में कॉन्करेंट लिस्ट में सब्जेक्ट दिए हुए हैं उसमें दोनों मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट दोनों की पावर है लॉ बनाने की, ठीक है। देन उसके बाद सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री है वो सुप्रीम है, ठीक है, दैट इज द अल्टीमेट अथॉरिटी, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं इंडिपेंडेंट जुडिशरी, ठीक है। तो जुडिशरी जो है वो इंडिपेंडेंट है बिकॉज जुडिशरी अगर इंडिपेंडेंट नहीं होगी तो राइट्स को प्रोटेक्ट करने वाला कोई भी नहीं होगा। एंड देन ड्यूअल गवर्नमेंट सिस्टम, क्योंकि पावर डिवाइडेड है बिटवीन सेंटर एंड स्टेट और प्रोविंसेस, तो इसलिए क्या है गवर्नमेंट सिस्टम जो है वो ड्यूअल है। एंड देन बाई कैमरल लेजिस्लेशन, दैट इज द लेजिस्लेचर हैज टू बॉडीज, दैट इज इन इंडिया लोकसभा एंड राज्यसभा, ठीक है। तो दो चीजें हैं, दैट इज राज्यसभा एंड लोकसभा। देन आगे चले उसके बाद नो यूनिलैटरल अमेंडमेंट्स, मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हैं वो फेडरल स्ट्रक्चर मतलब दोनों सेंटर और स्टेट से उसका अप्रूवल होना जरूरी है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अगर हम आर्टिकल नंबर 368 को देखेंगे ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, तो उसमें हमें यह समझ में आएगा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके प्रोविजंस को अमेंड करने की पावर किसके पास है, पार्लियामेंट के पास है, ठीक है। बट अगर कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो कि स्टेट में भी इन्फ्लुएंस होंगे तो उसमें क्या होगा, मेजॉरिटी ऑफ द स्टेट्स का अप्रूवल लेना जरूरी होगा, ठीक है। तो मान लो अगर इंडिया में 28 नंबर ऑफ स्टेट्स हैं तो 28 स्टेट्स में से अगर मान लो कोई ऐसा सब्जेक्ट है
जो स्टेट गवर्नमेंट को भी इन्फोर्स कराना पड़ेगा, तो उसके लिए क्या होगा, स्टेट गवर्नमेंट की कंसेंट लगेगी, मतलब मोर देन 14। इसका मतलब कितना, अगर 15 स्टेट्स ने कंसेंट दे दिया कि यस आप इस लॉ को बना दो या इस कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन को चेंज कर दो, तो वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, देन उसके बाद देखें इंडियाज फेडरल सिस्टम क्या है। ठीक है, तो क्वाजी फेडरल है या फेडरल विद यूनिटरी बायस। ठीक है, मतलब क्या है, फेडरल तो है बट उसमें यूनिटरी पंच है। ठीक है, तो आर्टिकल्स कितने हैं, 1 से लेकर 395 तक, स्पेशली आर्टिकल नंबर 245 से लेकर 263 तक डिफाइन फेडरल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इंडिया में क्या है, क्वाजी फेडरल स्ट्रक्चर है, आप ये याद रखोगे। एंड देन आर्टिकल नंबर 1 जो बात करता है इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। मतलब क्या है कि अगर हम इंडिया की बात करते हैं, मान लो ये पूरा इंडिया है, तो इसको बनाने के लिए डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स को हमने मर्ज कर दिया और उन स्टेट्स को हमने कोलैबोरेट करके बोला कि इट इज इंडिया। ठीक है, सिंपल, इतनी सी बात आपको समझनी है। ठीक है, देन आगे चले, अगर मेरिट्स ऑफ फेडरल गवर्नमेंट, क्या मेरिट्स है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। ठीक है, तो पावर एक हाथ में नहीं रहती, पावर डिवाइडेड रहती है। ठीक है, जिसकी वजह से मनमानी हरकतें नहीं हो सकती। ठीक है, देन एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी, मतलब क्या है, जो पावर का डिवीजन है उससे जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट है या फिर लोकल बॉडीज है वो एफिशिएंट है। ठीक है, देन प्रमोट्स नेशनल यूनिटी विद इन रीजनल ऑटोनॉमी। ठीक है, तो ये क्या है, ये बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट स्टेट्स है जिसकी वजह से नेशनल यूनिटी की बात होती है। ठीक है, देन उसके बाद चेक्स एंड बैलेंसेस, क्योंकि पावर डिवाइडेड है तो एक दूसरे के ऊपर चेक्स एंड बैलेंसेस का भी रोल प्ले किया जाता है बाय द डिफरेंट पावर होल्डर्स। उसके बाद देखें लैबोरेटरीज ऑफ डेमोक्रेसी, मतलब क्या है, स्टेट कैन एक्सपेरिमेंट विद पॉलिटिक्स बिफोर नेशनल अडॉप्शन। ठीक है, देन उसके बाद देखें तो बेटर रिप्रेजेंटेशन है, मतलब लोकल इश्यूज को भी रिप्रेजेंट करने का मौका दिया जाता है, क्योंकि हर मतलब जनता में से ही निकलता है जनता का रिप्रेजेंटेटिव, तो जो भी किसी भी पार्ट का रिप्रेजेंटेटिव निकल रहा है तो लोकल इश्यूज को प्रेजेंट कर सकता है बिफोर द अथॉरिटी। ठीक है, देन उसके बाद देखें रिड्यूसेस बर्डन ऑन सेक्टर, क्योंकि पावर डिवाइडेड है तो सिर्फ एक अथॉरिटी को ही सारा काम नहीं करना, डिफरेंट डिफरेंट अथॉरिटीज मिलके काम कर रहे हैं। ठीक है, देन उसके बाद एग्जांपल अगर देखें तो क्या है, तो पहला है केरला's हेल्थ मॉडल वाज अडॉप्टेड नेशनल लेवल आफ्टर इट्स सक्सेस। तो जो केरला का हेल्थ मॉडल था उसको नेशनल लेवल पे अडॉप्ट किया गया जब वो क्या हुआ, सक्सेस हो गया। ठीक है, देन उसके बाद यूएसए इंडिविजुअल स्टेट पॉलिसी ऑन मैरिजुआना, अबॉर्शन एंड गन लॉज रिफ्लेक्ट रीजनल डाइवर्सिटी। ठीक है, तो ये है इसके एग्जांपल। उसके बाद डिमेरिट्स क्या है, डिमेरिट्स है सबसे पहले कंफ्लिक्ट ऑफ अथॉरिटी। ठीक है, सेंटर एंड स्टेट में क्लैश ओवर जुरिसडिक्शन, एग्जांपल जीएसटी डिस्प्यूट्स, लैंग्वेज इश्यूज। ठीक है, तो भाई इंडिया क्या है, डिफरेंट रिलीजियंस का प्लस डिफरेंट लैंग्वेजेस का एक हब है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी वाला सीन है, और इसमें क्या हो सकता है, डिस्प्यूट्स हो सकता है कि भाई अगर कोई स्टेट रिजिड हो जाए अपनी लैंग्वेज को लेके तो वो डिस्प्यूट में आ जाएगा विद सेंटर, और फिर क्या होगा, एक क्लैश की सिचुएशन क्रिएट होगी जिसको सॉर्ट करने की पावर किसके पास है, सुप्रीम कोर्ट के पास। ठीक है, देन उसके बाद देखें अनइवन डेवलपमेंट, तो मान लो अगर कोई स्टेट है जिसके पास ज्यादा रिसोर्सेज है तो वो ज्यादा जल्दी से डेवलप होगा एज कंपेयर टू स्टेट विद लोअर रिसोर्सेज। साथ ही साथ इसमें एक और वैल्यू आ जाती है करप्शन की। ठीक है, तो करप्शन की अगर हम बात करें तो जो करप्ट स्टेट्स हैं उनका डेवलपमेंट स्लो हो जाएगा एज कंपेयर टू नॉन करप्ट स्टेट्स। ठीक है, देन उसके बाद वीक नेशनल, क्या है, वीक इन इमरजेंसीज, लैक ऑफ सेंट्रल अथॉरिटी में हिंडर क्विक डिसीजन। ठीक है, तो अगर मान लो कोई इमरजेंसी सिचुएशन आए, यहां पे इमरजेंसी का मतलब वो नहीं है नेशनल इमरजेंसी या स्टेट इमरजेंसी, यहां पे इमरजेंसी का मतलब ये है कोई ऐसी सिचुएशन जिसमें अर्जेंट डिसीजन लेना है, इंस्टेंट डिसीजन लेना है। तो क्योंकि कोई एक अथॉरिटी नहीं है सेंट्रल अथॉरिटी, यहां पे हर स्टेट्स का अलग अलग सिस्टम है, तो इसलिए यहां पे क्या है, डिसीजन मेकिंग क्विक नहीं हो पाती। ठीक है, देन डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स, दैट इज ओवरलैपिंग रिस्पांसिबिलिटीज कैन लेड टू इनएफिशिएंसी। ठीक है, तो अगर मान लो एक ही काम को 2-3 व्यक्ति मिलकर करेंगे तो क्या है, ओवरलैपिंग होगा और वो काम इनएफिशिएंट हो जाएगा। ठीक है, देन उसके बाद देखिए रीजनलिज्म एंड सक्सेशनिस्ट टेंडेंसीज। ठीक है, तो टू मच ऑटोनॉमी में प्रमोट सेपरेटिज्म, दैट इज एग्जांपल खालिस्तान मूवमेंट, कैटलोनिया इन स्पेन। ठीक है, देन उसके बाद कॉस्टली गवर्नेंस, महंगी पड़ती है बिकॉज 2 लेवल पे चल रही है तो खर्चा बढ़ जाता है। देन उसके बाद देखें एग्जांपल्स ऑफ चैलेंजेस क्या है, वाटर डिस्प्यूट लाइक कर्नाटका एंड तमिलनाडु। ठीक है, तो वाटर डिस्प्यूट मतलब एक रिवर है कहीं से होते हुए जा रही है, बीच में किसी ने डैम बना दिया, पता लगे आगे पानी नहीं जा रहा। ठीक है, तो ये सब इश्यूज आते हैं जिसके पास सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है उस चीज को रिजॉर्ट करने की, और उस पर भी अगर मैं बात करूं स्पेसिफिकली अगर कोई डिस्प्यूट हो जाए तो सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है टू हियर द केसेस एज ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन में आता है क्या, सेंटर वर्सेस स्टेट। ठीक है,
स्टेट वर्सेस स्टेट, ठीक है, तो ये ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन का पार्ट है ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। देन आगे चले अगर, तो आर्टिकल नंबर 356 जो है, जिसमें स्टेट गवर्नमेंट पे इमरजेंसी लगाई जा सकती है, मतलब एक पर्टिकुलर स्टेट पे इमरजेंसी को डिक्लेयर किया जा सकता है। जहां पे स्टेट मशीनरी फेल हो जाए वहां पे स्टेट इमरजेंसी लगाई जा सकती है, और जिस स्टेट पे इमरजेंसी लग जाती है वहां पे लग जाता है प्रेसिडेंट रूल, ठीक है। तो जब भी हमें सेंट्रलाइज करना पड़ता है तो इमरजेंसी रूल का मिस यूज भी किया जा सकता है, ठीक है। फिर देखें दूसरा एग्जांपल आपका ये मेंशन्ड है, ठीक है। तो फेडरलिज्म इंडिया को देखें अगर, तो क्या है, फीचर इंडिया और यूएसए, इसको कंपैरिजन करना है तो इसमें क्या है, इंडिया में क्या है क्वाजी फेडरल और इसमें ट्रूली फेडरल, ये हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। इसमें कॉन्स्टिट्यूशन अगर देखें, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन, रिजिड इन फेडरल पार्ट्स, ठीक है, तो रिजिड है, एंड देन रिजिड भी है यूएस वाला और डिफिकल्ट टू अमेंड है फॉर फेडरल नेचर, ठीक है। देन उसके बाद पावर्स अगर देखें तो सेंट्रल इज मोर स्ट्रॉन्गर एंड इसमें स्टेट जो है वो मोर ऑटोनोमस है, ठीक है। देन आगे चलते हैं, फिर से सेम फीचर्स आ जाते हैं। जुडिशरी क्या है, सुप्रीम कोर्ट यूनिटरी एंड फेडरल डिस्प्यूट्स को सुप्रीम कोर्ट हियर कर सकता है। जो मैंने आपको बताया था कि सुप्रीम कोर्ट का जो ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन होता है उसमें सेंटर वर्सेस स्टेट और स्टेट वर्सेस स्टेट पार्ट कवर्ड होता है, ठीक है। और इसी में यूएसए के पास क्या है, क्लियर फेडरल ज्यूरिसडिक्शन, ठीक है। देन लैंग्वेज एंड कल्चर को अगर देखें तो लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल डाइवर्सिटी है इन इंडिया, और जो रीजनल डाइवर्सिटी है वो जो यूएस में है, ठीक है। देन उसके बाद सिटीजनशिप को देखें तो इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप, मतलब आपको पर्टिकुलर स्टेट की सिटीजनशिप अलाउड नहीं है, या फिर कोई स्टेट अपनी सिटीजनशिप नहीं दे सकता, उसके साथ साथ आप किसी और देश की भी सिटीजनशिप को नहीं अडॉप्ट कर सकते, ठीक है। अगर करना है तो इंडिया की छोड़नी पड़ेगी। उसके बाद अगर यूएस को देखें तो यूएस में क्या है, ड्यूअल सिटीजनशिप, मतलब वो कहना क्या चाहते हैं कि आपको स्टेट की भी सिटीजनशिप लेनी पड़ेगी और साथ ही साथ यूएस की एज अ नेशनल सिटीजनशिप लेनी पड़ेगी। देन उसके बाद इमरजेंसी प्रोविजंस अगर देखें तो सेंटर कैन ओवरराइड स्टेट्स, आर्टिकल नंबर 356 एंड 352, दैट इज स्टेट इमरजेंसी एंड नेशनल इमरजेंसी, ठीक है। उसके बाद देखें तो यूएस में ऐसा कोई भी सेंट्रल का रूल नहीं है जो स्टेट को ओवरराइड कर दे, ठीक है। देन उसके बाद कंक्लूजन पे मूव करते हैं। दिस इज द कंक्लूजन पार्ट, ये आप एक बार पढ़ लोगे, ठीक है, वीडियो पॉज करके, तो आपको समझ में आ जाएगा, इसमें कुछ भी समझाने के लायक नहीं है, ठीक है। देन उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है हमारा कॉन्फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो इसमें सबसे पहले आपको समझना है कि इट इज अ लूज यूनियन ऑफ सोवरेन स्टेट्स दैट वॉलंटरली यूनाइट फॉर लिमिटेड पर्पसेस, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, ये यूनियन ऑफ द सोवरेन स्टेट्स है, ठीक है, और इनका पर्पस क्या है, जो यूनाइट हुए हैं मतलब एक पर्पस के लिए यूनाइट हुए। जनरली ये जो पर्पस होता है वो किसी का होता है, डिफेंस का, ट्रेड का या फॉरेन रिलेशंस का, ठीक है। तो इसमें अगर देखें तो कॉन्फेडरेशन इज अ यूनियन ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स वेयर द सेंट्रल अथॉरिटी इज वीक एंड सबऑर्डिनेट टू द कॉन्स्टिट्यूशनल यूनिट्स, ठीक है। तो यहां पे क्या है, उल्टा है, सेंट्रल अथॉरिटी क्या है, वीक है, और जो है वो सबऑर्डिनेट है कॉन्स्टिट्यूशनल यूनिट्स के, ठीक है। देन आगे चलते हैं, फीचर्स क्या है। अगर सोवरेनिटी को देखें तो रिसाइड्स विद द मेंबर स्टेट्स और नॉट विद द सेंट्रल बॉडी। यहां पे ठीक रिवर्सल है कि अभी तक हमने पढ़ा कि सेंट्रल स्ट्रांग होती है एज कंपेयर टू स्टेट्स, बट कॉन्फेडरेशन में स्टेट्स आर मोर स्ट्रॉन्गर देन सेंटर, ठीक है। तो सोवरेनिटी किसके साथ है, स्टेट्स के साथ है, बिकॉज सोवरेनिटी लाइज विद द स्ट्रॉन्गर वन, ठीक है। देन उसके बाद वीक सेंट्रल गवर्नमेंट, ये हमें पता ही है, हमने डिस्कस कर लिया। देन वॉलंटरली एसोसिएशन, मतलब जो स्टेट्स है वो एक साथ एकजुट हुए हैं किसी एक पर्टिकुलर मुद्दे पे, एंड देन डिसीजन मेकिंग जो है वो बेस्ड ऑन कंसेंसस और एग्रीमेंट ऑफ ऑल द मेंबर्स। जैसे मान लो 5 स्टेट के लोग जुड़े, तो जो कंसेंसस का मतलब क्या होता है कि जिस चीज पे लोग एग्री करेंगे, तो 5 स्टेट्स के मान लो 100 मेंबर्स थे तो वो जुड़े, और 100 मेंबर्स में से जो मेजोरिटी होगी जिसमें 51 वोट्स आ जाएंगे उस चीज पे एग्री हो जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद लॉज क्या है, सेंट्रल लॉज आर नॉन बाइंडिंग अनलेस रेटिफाइड बाय द स्टेट्स, ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ भी लॉ बनाती रहे या सेंट्रल बॉडी कुछ भी लॉ बनाती रहे, वो बाइंडिंग नहीं होंगे जब तक उन्हें स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगा, एक्सेप्ट या फिर रेटिफाई नहीं कर लेगा, ठीक है। देन एग्जांपल्स अगर देखें तो क्या है, आर्टिकल्स ऑफ कॉन्फेडरेशन इन द यूएसए, दैट इज 1781 से लेके 1789 तक, बिफोर द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से पहले जो यूएसए में सिस्टम चलता था वो कॉन्फेडरेशन का चलता था। देन यूरोपियन यूनियन, ठीक है। तो ये सब आपके एग्जांपल्स हैं। देन उसके बाद देखें मेरिट्स क्या है, क्या फायदे हैं इसके, ठीक है। तो इससे क्या है, स्टेट सोवरेनिटी बच जाती है, ठीक है। तो स्टेट सोवरेनिटी को बचाया जाता है, बिकॉज कभी कभार क्या होता है, सेंट्रल की आड़ में स्टेट के जो लोग हैं वो सफर करते हैं, ठीक है। देन इनकरेजेस कॉपरेशन विदाउट इंटीग्रेशन। तो जो कॉन्फेडरेशन वाला सिस्टम है इसमें क्या है, कॉपरेशन, जो ऑटोमेटिकली कॉपरेट करते हैं स्टेट्स एक दूसरे के साथ और इंटीग्रेट हुए बिना, मतलब स्टेट्स ने अपनी आइडेंटिटी नहीं खोई। जैसे 2 बॉर्डर स्टेट्स है तो ये इंटीग्रेट नहीं हुए, बट ये कॉपरेट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ
विदाउट लूजिंग देयर आइडेंटिटी, ठीक है। देन कैन रिफ्लेक्ट डाइवर्स आइडेंटिटीज एंड इंडिपेंडेंस, ठीक है। तो मल्टीपल आइडेंटिटीज को रिफ्लेक्ट करते हैं प्लस साथ ही साथ आजादी को भी, ठीक है। देन उसके बाद डीमेरिट्स अगर देखें तो वो क्या है, डीमेरिट्स अगर देखें तो वीक सेंट्रल अथॉरिटी है, ठीक है भाई। जब वीक होगी तभी तो स्टेट सोवरेन होगा, ठीक है। देन उसके बाद नो इफेक्टिव रिस्पॉन्स इन इमरजेंसी। अब मान लो कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ जाए या कोई डिफेंस की सिचुएशन आ जाए तो स्टेट क्या है, स्टेट के पास कितनी पॉपुलेशन होगी ज्यादा ज्यादा, उसमें भी डिफेंस का कितना अच्छा सिस्टम होगा, तो उस सिचुएशन पे ये चीजें वीक पड़ जाती है बिकॉज वहां पे सब एकजुट नहीं हो पाते इंस्टेंटली। देन ऑफन लीड्स टू इंस्टेबिलिटी एंड फ्रेगमेंटेशन, तो इंस्टेबल रहता है मामला। एंड देन कैन नॉट इन्फोर्स लॉज और ट्रीटीज ऑन मेंबर स्टेट्स, ठीक है। तो जो लॉ ट्रीटी बनी तो उनको वही अडॉप्ट करते हैं जो स्टेट्स एग्री कर रहे हैं, तो अगर जो स्टेट्स एग्री नहीं कर रहे तो उनपे ये फोर्सफुल अडॉप्शन नहीं करा सकते। अब देखते हैं क्वाज़ी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, दैट इज इंडियन फेडरलिज्म, ठीक है। तो ये हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं इसी वीडियो में, तो इसमें ज्यादा डिस्कशन के लिए कुछ है नहीं। इज नाइदर प्योरली फेडरल नॉर प्योरली यूनिटरी, ठीक है। तो बीच वाला सिस्टम है दैट इज क्वाज़ी फेडरल, ठीक है, मतलब पार्शियली फेडरल एंड पार्शियली यूनिटरी। देन इसमें आ जाता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज फेडरल इन इट्स स्ट्रक्चर बट यूनिटरी इन स्पिरिट, ठीक है। तो फेडरल स्ट्रक्चर है और स्पिरिट मतलब आत्मा से यूनिटरी है। देन कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस क्या है, आर्टिकल नंबर 1, भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट, मतलब कई सारे स्टेट्स को बना के एक यूनियन बना दिया, उनको कंबाइन करके दैट इज भारत या फिर इंडिया, ठीक है। आर्टिकल नंबर 245 से लेकर 263 तक है डिफाइन लेजिस्लेटिव रिलेशंस बिटवीन यूनियन एंड स्टेट, ठीक है। तो लेजिस्लेटिव रिलेशंस मतलब लॉ मेकिंग के जो रिलेशंस है, तो लॉ मेकिंग जो रिलेशंस है आर्टिकल नंबर 245 से लेकर 263 तक है। तो इस पे क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, जो कि रिफ्लेक्ट करता है किसके, क्वाज़ी फेडरल स्ट्रक्चर को, ठीक है। देन उसके बाद देखें 7th शेड्यूल, कई बार डिस्कस कर चुका मैं कि 7th शेड्यूल में क्या है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट है। यूनियन लिस्ट में 97 आइटम्स है, स्टेट लिस्ट में 66 आइटम्स है और कॉन्करेंट लिस्ट में 47 आइटम्स है, ठीक है। तो ये आप देख लोगे एक बार। और इन लिस्ट का मतलब क्या है कि जो यूनियन लिस्ट है उसमें यूनियन गवर्नमेंट के पास पावर है लॉ बनाने की इन 97 आइटम्स पे, स्टेट गवर्नमेंट के पास इन 66 आइटम पे पावर है, और दोनों गवर्नमेंट, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के पास 47 लिस्ट पे 47 आइटम्स पे पावर है लॉ बनाने की। देन व्हाई इंडिया इज कॉल्ड क्वाज़ी फेडरल, ये समझते हैं। तो क्वाज़ी फेडरल में क्या है, पहला रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, तो इसमें क्या है, कोडिफाइड है, ठीक है, ये फेडरल एस्पेक्ट है, यूनिटरी बेसिस में कुछ भी नहीं, ठीक है। देन डिवीजन ऑफ पावर है यूनियन एंड कॉन्करेंट स्टेट तीनों में, एंड देन मोर पावर क्या है, सेंटर के साथ है, ये क्या है, यूनिटरी बायस है, ठीक है। देन उसके बाद इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, सुप्रीम कोर्ट इंटरप्रेट्स द कॉन्स्टिट्यूशन, तो जो इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, या अगर मैं कहूं तो इंटरप्रेटर ऑफ द लॉ है, वो कौन है, सुप्रीम कोर्ट है। देन उसके बाद ड्यूअल गवर्नमेंट है, सेंटर एंड स्टेट, स्टेट कैन नॉट सक्सीड। देन उसके बाद सिंगल सिटीजनशिप है, तो मतलब क्या है कि आपके पास ये यूनिटरी फीचर है, दैट मींस इसमें कोई भी स्टेट की सिटीजनशिप होती नहीं है, तो इट इज अ यूनिटरी फीचर, ठीक है। देन ऑल इंडिया सर्विसेज है, जैसे आईएएस आईपीएस कॉमन टू सेंटर एंड स्टेट होते हैं, और इनका जो एग्जाम कंडक्ट आता है वो सेंट्रल बॉडी है, तो दैट इज अ यूनिटरी बायस, दैट इज अ यूनिटरी फीचर, ठीक है। इमरजेंसी प्रोविजन, जहां पावर कहां जाती है, सेंटर के पास, ठीक है। तो ये क्या है, फेडरल स्ट्रक्चर तो है नहीं, ये क्या है, यूनिटरी फीचर। तो आप इतनी सी बात समझ लो, जब पावर सेंट्रलाइज्ड हो रही है, मतलब किसी एक व्यक्ति के हाथ में आ रही है, तो दैट इज अ सेंट्रल या फिर यूनिटरी फीचर, ठीक है। और जब पावर डिवाइडेड है तो दैट इज अ फेडरल फीचर, ठीक है। और उसके बाद फाइनेंशियल डिपेंडेंसी, तो स्टेट्स आर डिपेंडेंट ऑन सेंट्रल, फिर से सेंटर ही डिसबर्स कर रहा है फंड स्टेट को, तो इसलिए क्या है, ये यूनिटरी फीचर है, ठीक है। तो यूनिटरी फीचर होने की वजह से कुछ फीचर्स यूनिटरी है और कुछ फीचर्स फेडरल है, इसलिए इंडिया क्या है, क्वाज़ी फेडरल, ठीक है। तो जब भी अगर आप एग्जाम में लिखोगे तो दोनों फीचर्स लिख देना, तो ये दोनों फीचर्स लिखने के बाद आप ये चीज कंक्लूड कर सकते हो कि सिंस इंडिया हैज बोथ द फीचर्स, देयरफॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज क्वाज़ी फेडरल इन द नेचर, ठीक है। देन उसके बाद देखें तो यूनिटरी फीचर्स क्या है, ये हम डिस्कस कर ही चुके। तो आर्टिकल नंबर 356, जहां स्टेट इमरजेंसी लगा दी जाती है, ठीक है, तो स्टेट इमरजेंसी में पावर किसके पास आ जाती है, प्रेसिडेंट के पास, तो दैट इज अ यूनिटरी फीचर, फिर से सेंट्रलाइज हो रही पावर। आर्टिकल नंबर 249, पार्लियामेंट कैन लेजिस्लेट ऑन स्टेट लिस्ट इन नेशनल इंटरेस्ट, तो अगर नेशनल इंटरेस्ट की बात है तो स्टेट लिस्ट वाले मैटर्स में भी पार्लियामेंट लेजिस्लेट कर सकती है। देन आर्टिकल नंबर 280, दैट इज फाइनेंस कमीशन डिसाइड्स हाउ फंड्स आर शेयर्ड, ठीक है। तो आर्टिकल नंबर 280 में फाइनेंस कमीशन का एस्टेब्लिशमेंट हुआ है और उसके पास पावर है कि जो फंड्स इंडिया के हैं उस तरीके से किस तरीके से उसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, ये डिसाइड करना। देन आर्टिकल नंबर 3, दैट पार्लियामेंट कैन ऑल्टर स्टेट बाउंड्रीज और क्रिएट न्यू स्टेट्स विदाउट कंसेंट, ठीक है। तो स्टेट की जो बाउंड्रीज हैं उसको कम या ज्यादा कर सकती है या फिर नया स्टेट भी बना सकती है, एज पर आर्टिकल नंबर 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन।
उसके बाद इंटीग्रेटेड जुडिशरी, नो सेपरेट स्टेट सुप्रीम कोर्ट। तो स्टेट सुप्रीम कोर्ट नहीं है बट स्टेट हाई कोर्ट्स है जो कि सुप्रीम कोर्ट के अंडर आते हैं, ठीक है। तो इसलिए क्या है, ये यूनिटरी फीचर है, ठीक। तो ये यूनिटरी फीचर्स आप लोग याद रखो। देन ऑल इंडिया सर्विसेज, जहां पे ऑफिसर्स रिक्रूटेड बाय सेंट्रल एंड जो सर्व करते हैं स्टेट लेवल पे, ठीक है। अब केस लॉज फॉर क्वाजी फेडरलिज्म, ये आप देख लोगे। केस लॉज में डिस्कस नहीं करने वाला क्योंकि ये 1 पॉइंटर में है, इसमें आपको समझाने के लिए कुछ ऐसा बहुत ज्यादा डिटेल में है नहीं, तो आप एक बार इसको देख लोगे, ठीक है। देन उसके बाद आगे चलते हैं। ये वाला केस लॉ इंपॉर्टेंट है, ये कई जगह नाम यूज होता है, तो इसलिए अगर आप इस केस को हर जगह रेफर करते हो विद रेफरेंस टू व्हाट वाज हेल्ड एग्जैक्टली इन द केस, तो आपके लिए बेटर रहेगा, क्योंकि आपको एक केस लॉ से कई जगह पे काम चल जाएगा आपका, ठीक है। तो केशवानंद भारती में जो फेडरलिज्म है, मतलब जो क्वाजी फेडरलिज्म है, इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन का फीचर है, वो क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, ठीक है। देन उसके बाद मेरिट्स क्या है, स्ट्रॉन्ग सेंट्रल यूनिटी, जो सेंट्रल है वो स्ट्रॉन्ग रहता है, एंड देन फ्लेक्सिबल इन गवर्नेंस, तो गवर्नेंस में फ्लेक्सिबल रहता है, ठीक है। एंड देन इकोनॉमिक प्लानिंग वाज बेटर, इकोनॉमिक प्लानिंग इज बेटर बिकॉज इट इज सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग, ठीक है। तो नेशन की डेवलपमेंट की बात होती है। एंड देन क्राइसिस मैनेजमेंट, दैट सेंटर कैन एक्ट क्विकली इन नेचुरल डिजास्टर्स, राइट्स एंड पेंडेमिक, ठीक है। तो ये क्या है कि अगर कोई नेशन की बात आती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्विक डिसीजन ले सकती है, क्योंकि उससे हर किसी से कंसर्न लेने की जरूरत नहीं है। डीमेरिट्स क्या है, डीमेरिट्स है पहला ओवर सेंट्रलाइजेशन, ठीक है। तो ओवर सेंट्रलाइजेशन मतलब स्टेट की ऑटोनॉमी कम हो जाएगी। एंड देन थ्रेट टू फेडरल स्पिरिट, कैसे, अगर 356 आर्टिकल नंबर का दैट इज स्टेट इमरजेंसी, उसका मिसयूज कर दिया जाए तो फेडरल स्पिरिट पे थ्रेट है। एंड देन लिमिटेड स्टेट पावर्स, तो स्टेट की जो पावर्स है वो डिपेंडेंट किस पे है, सेंट्रल पे है। फाइनेंसेस के लिए पावर्स बेशक है मगर पैसा तो उनको सेंटर से ही मिलेगा। एंड देन इनइक्विटी इन सोर्स शेयरिंग, तो जो रिसोर्सेज है उसके शेयरिंग में इनइक्वालिटी है, बिकॉज वहां पे क्या है, किसी के पास ज्यादा है किसी के पास कम है, ठीक है। देन उसके बाद आगे चलते हैं, कॉन फेडरल वर्सेस क्वाजी फेडरल कंपैरिजन, ठीक है। तो ये कंपैरिजन टेबल है, ये हम दोनों ही चीजें डिस्कस कर चुके हैं, तो आपको इसको समझने में ज्यादा दिक्कत तो नहीं होगी, ठीक है। तो सोवरेनिटी के रेफरेंस में, सेंट्रल अथॉरिटी के रेफरेंस में, विड्रॉल के रेफरेंस में बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। एक्चुअली कहूं तो डिफरेंसेस है, जहां पे एक तरफ स्टेट ऑटोनॉमी की बात है और जहां पे एक तरफ सेंट्रल ऑटोनॉमी विद प्रेजेंस ऑफ स्टेट की बात है, ठीक है। तो ये एग्जांपल्स एंड नेचर्स, ठीक है। आप एक बार देख लोगे वीडियो पॉज करके, यहाँ की टेबल खत्म हो गई, ठीक है। उसके साथ फिर हमारा कंक्लूजन आ जाता है, इसी के साथ हमारा ये टॉपिक भी ओवर हो जाता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, दिस इज योर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज डिसेंट्रलाइजेशन एंड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। तो सबसे पहले इसमें जो आता है व्हाट इज डिसेंट्रलाइजेशन। अब नाम से क्लियर हो रहा है कि डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या है कि एक जगह से, एक सेंट्रलाइज्ड सोर्स से पावर को हटा करके डिसेंट्रलाइज करना, मतलब कई जगहों पे उसे वेस्ट कराना, ठीक है। देन इसमें क्या है, ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रिसोर्सेज फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट टू लोअर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट इंक्लूडिंग स्टेट, डिस्ट्रिक्ट एंड लोकल बॉडीज, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि एक जगह से, एक व्यक्ति से आप पावर को ट्रांसफर कर रहे हो टू डिफरेंट बॉडीज एंड डिफरेंट लेवल्स, ठीक है। उसके बाद देखें तो टाइप्स क्या है, टाइप्स ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। तो सबसे पहले आता है पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है। तो पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन का सिंपल सा मतलब है कि ट्रांसफर ऑफ पॉलिटिकल पावर, ठीक है। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव डिसेंट्रलाइजेशन, दैट इज एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी को डेलीगेट करना, ठीक है। डेलीगेट का मतलब उसको थोड़ा बांट देना। जैसे मान लो 5 रिस्पॉन्सिबिलिटीज ए अथॉरिटी पे है, तो इसने क्या करा, 5 में से 3 रिस्पॉन्सिबिलिटीज बी अथॉरिटी पे कर दिया, दैट इज डेलीगेशन, ठीक है। जब ये ओवरबर्डन है तो इसने डेलीगेट कर दिया दूसरी अथॉरिटी को, ठीक है। देन फिस्कल डिसेंट्रलाइजेशन, दैट मींस लोकल बॉडीज आर गिवन फाइनेंशियल ऑटोनॉमी एंड टैक्सिंग पावर्स, ठीक है। उसके बाद चले तो मार्केट डिसेंट्रलाइजेशन, दैट इन्वॉल्विंग प्राइवेट एंड वॉलंटरी सेक्टर्स इन डिलीवरिंग पब्लिक सर्विसेज। तो पब्लिक सर्विसेज को डिलीवर करने के लिए जो प्राइवेट सेक्टर का हेल्प लेना पड़ जाए तो दैट इज मार्केट डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है। अब अगर एडवांटेजेस देखें तो क्या होंगी, तो पहली है ब्रिंग्स गवर्नमेंट क्लोजर टू पीपल, ठीक है। तो भाई डिसेंट्रलाइज करने का मतलब क्या है कि भाई एक बहुत बड़ी हस्ती के पास पावर नहीं है, छोटी छोटी हस्तियों के पास पावर है, जिनकी रीच है लोगों तक या लोग जिन तक पहुंच सकते हैं, ठीक है। देन इंश्योर्स बेटर सर्विस डिलीवरी, ठीक है। तो जब पावर डिवाइडेड रहेगी तो एफिशिएंट वर्किंग होगी, क्योंकि एक आदमी कितना काम कर लेगा, ठीक है। तो जब एक जैसे मान लो 5 काम है और एक आदमी कर रहा है, तो अगर उसी 5 काम को डिवाइड कर दिया जाए 2 लोगों में तो एफिशिएंट प्रोसेस हो जाएगा, ठीक है। एंड देन प्रमोट्स पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी, ठीक है। तो पार्टिसिपेशन बढ़ जाएगा, उसके साथ साथ इंक्रीजेस एफिशिएंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। तो जब काम डिवाइडेड है तो क्या होगा कि जो काम जिसने किया वो एफिशिएंटली करेगा, प्लस वो काम के लिए वही अकाउंटेबल होगा, ऑब्वियस सी बात है। एंड देन encourages
इनोवेशन एंड लोकल सॉल्यूशन। तो इनोवेशन मतलब नए नए आइडियाज और लोकल लेवल पे आइडियाज का इंकरेजमेंट होता है। देन अब आ जाओ नेक्स्ट सब टॉपिक पे, दैट इज लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। ठीक है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट मतलब क्या होता है? गवर्नेंस ऑफ लोकल अफेयर्स बाय इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ लोकल कम्युनिटी। जैसे इसका मैं एग्जांपल दूं तो पंचायत, ठीक है, और अगर कहूं तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। ठीक है, तो ये आपके एग्जांपल हैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के। ठीक है, अब उसके बाद लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इज अ मैनेजमेंट ऑफ लोकल अफेयर्स बाय सच लोकल बॉडीज हु हैव बीन इलेक्टेड बाय द लोकल पीपल। ठीक है, तो जो लोकल लोग वहां पे रह रहे हैं वो लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज करते हैं ताकि वो काम करे। ठीक है, अब टू टाइप्स ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट क्या है? पहला रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, दैट इज पंचायती राज। ठीक है, तो पंचायती राज का मतलब क्या है? जब पंचायत को हम इलेक्ट करते हैं, दैट इज द इलेक्शंस ऑफ पंचायत लेवल। ठीक है, तो अगर पंचायत वेब सीरीज अगर आप लोगों ने देखी होगी तो उसमें जो इलेक्शंस हुए हैं दैट इज द इलेक्शंस ऑफ पंचायत, और जो इलेक्शंस ऑफ पंचायत कराता है वो कौन कराता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ स्टेट। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। स्ट्रक्चर क्या है? 3 टायर सिस्टम है, दैट इज विलेज पंचायत, ब्लॉक पंचायत एंड जिला पंचायत। तो विलेज पंचायत इज द स्मॉलेस्ट लेवल, देन कम्स टू ब्लॉक पंचायत एंड देन जिला परिषद। ठीक है, देन उसके बाद आगे चलते हैं। अर्बन लोकल गवर्नमेंट है, दैट इज 3 टाइप्स की है, नगर पंचायत, म्युनिसिपल काउंसिल एंड म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। ठीक है, तो ये 3 लेवल है। तो इस तरीके से अर्बन लोकल मतलब शहरी लोगों का जो लोकल इलेक्शंस होते हैं वो इस तरीके से होते हैं। अब आगे चलते हैं। अब कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को देखा जाए तो वो क्या है? तो सबसे पहले आ जाता है कि 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। ठीक है, तो 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में क्या हुआ कि जो रूरल बॉडीज हैं मतलब विलेजेस, उनके लिए लोकल सेल्फ गवर्नेंस का कंसेप्ट शुरू हुआ। तो इसमें क्या आया? 3 टायर पंचायती राज सिस्टम, दैट इज ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एंड जिला परिषद। ठीक है, तो जो ग्राम पंचायत है वो विलेज लेवल पे है, ब्लॉक समिति है या फिर ब्लॉक पंचायत है या फिर पंचायत समिति जो है वो ब्लॉक लेवल पे है। तो अगर मैं बाइफिकेशन ऑफ पंचायत सिस्टम की बात करूं तो एक डिस्ट्रिक्ट है जो डिवाइडेड है डिफरेंट ब्लॉक्स में। मान लो एक डिस्ट्रिक्ट 2 ब्लॉक्स में डिवाइडेड है और ये जो ब्लॉक्स है ये डिवाइडेड है बिटवीन डिफरेंट विलेजेस। ठीक है, अब ये विलेजेस है, तो इस तरीके से डिवीजन होता है। तो ये क्या है? डिस्ट्रिक्ट है, ये ब्लॉक्स हैं, ब्लॉक 1 एंड ब्लॉक 2, और ये विलेजेस हैं V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7। ठीक है, तो इस तरीके से डिवीजन रहता है और इस डिवीजन के लिए जो अमेंडमेंट आई वो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आई। उसके बाद डायरेक्ट इलेक्शंस, जहां पे लोग खुद वोट करते हैं, मतलब जो लोग रह रहे हैं इन गांव में, इन ब्लॉक्स में, इन डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर, वो वोट करते हैं खुद। ठीक है, तो तीनों लेवल पे इलेक्शन जो होते हैं वो 5 इयर्स में होते हैं। रिजर्वेशन फॉर SC, ST एंड मिनिमम 1/3 फॉर वुमेन। तो आप लोगों ने पंचायत वेब सीरीज में भी देखी होगी, जो मेन प्रधान है वो वुमेन प्रधान है, लेडी प्रधान। ठीक है, और वहां पे प्रधानपति का कल्चर दिखाया गया है किस तरीके से फेस पे, तो जैसे हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें भी जो फेस पे लीडर रहते हैं वो प्राइम मिनिस्टर रहते हैं, और जो साइन करने वाले लीडर हैं या फिर अगर कहूं तो स्टेट के जो एग्जैक्ट लीडर हैं वो प्रेसिडेंट है। ठीक है, बट ये तो ऑफिशियल, बट अनऑफिशियली कैसे होता है कि वाइफ के नाम पे इलेक्शन लड़के काम कौन करता है? हस्बैंड करता है, बट साइन का जहां पे बात आती है, अंगूठा लगाने की बात आती है तो वुमेन होती है। तो इसमें क्या है? वुमेन पार्टिसिपेशन को प्रमोट किया गया है, दैट इज 1/3 जो कैटेगरी है, जो सीट्स है वो रिजर्व कर दी गई फॉर वुमेन इन लोकल सेल्फ गवर्नेंस। उसके बाद अगर करें तो स्टेट फाइनेंस कमीशन फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंसेस बिटवीन स्टेट एंड पंचायत। तो पंचायत में कोई अलग से कोई टैक्स तो लगता नहीं है, अगर होता भी है कोई डोनेशन वगैरह तो बहुत ही छोटे लेवल पे अमाउंट होती है। तो स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है? पंचायत तक फंड पहुंचाती है। देन ग्राम सभा को अगर देखें, पार्टिसिपेटरी विलेज डेमोक्रेसी। ठीक है, तो ग्राम सभा का मतलब क्या होता है? जो विलेज में वोटर्स होते हैं, ठीक है, जो विलेज में वोटर्स होते हैं उनको बोला जाता है ग्राम सभा का पार्ट। उसके बाद देखें तो पार्ट नंबर 9, दैट इज आर्टिकल नंबर 243 से लेकर 243 कैपिटल O तक, शेड्यूल नंबर 11, ये क्या है? ये पंचायत लेवल सिस्टम में आता है। देन उसके बाद देखें तो 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को अगर देखा जाए फॉर अर्बन लोकल बॉडीज, ये क्या है? ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के इलेक्शन की बात करती है, यानी कि मेयर के इलेक्शन की बात। तो इसमें क्या है? अर्बन बॉडीज क्या है? नगर पंचायत, म्युनिसिपल काउंसिल या फिर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। इलेक्शन कैसे होंगे? एवरी 5 ईयर। ये भी सेम है, मेयर एंड काउंसिलर्स इसमें अपॉइंट होते हैं। अर्बन गवर्नेंस थ्रू इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, तो जो अर्बन मतलब शहरों की जो गवर्नेंस है उसमें इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ म्युनिसिपल काउंसिल, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, ये लोग करते हैं। एंड देन
स्टेट फाइनेंस कमीशन यही स्टेट फंड देती है इन लोगों को भी, मतलब अर्बन काउंसिल को भी, ठीक है। एंड देन इसका जो पार्ट है, पार्ट नंबर 9 कैपिटल ए है, दैट इज आर्टिकल नंबर 243 से लेके 243 तक, ठीक है। तो ये है आपका शेड्यूल नंबर 12 जिसमें 18 सब्जेक्ट्स आते हैं। उसके बाद फंक्शंस क्या है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के। तो पहली चीज आती है सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे कि रोड, ड्रेनेज, स्ट्रीट लाइटिंग एटसेट्रा, ठीक है। तो ये सारी चीजें कि जो मेंटेनेंस है, वर्किंग है, ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में आती है। अब पंचायत वेब सीरीज में दिखाया गया है कि रोड बनाने के लिए फंड लेने वो विधायक जी के पास जाते हैं, बिकॉज फंड का एलोकेशन तो स्टेट से ही होगा। उसके बाद वाटर एंड सैनिटेशन, ये भी व्यवस्था किसको तो करनी है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की, ये उनकी जिम्मेदारी है। एंड देन हेल्थ एंड एजुकेशन, ये भी उन्हीं की जिम्मेदारी है, दैट इज प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स या फिर स्कूल जो गांव लेवल पे चलते हैं बाय द गवर्नमेंट। देन उसके बाद वेलफेयर कैसे होगा, वुमेन एंड चिल्ड्रन डेवलपमेंट, पॉवर्टी, एविएशन, ये सब लोकल गवर्नेंस की जिम्मेदारी है। एंड देन रेवेन्यू क्या है, लोकल टैक्सेस, फीस, लाइसेंसेस, ठीक है। तो जैसे जो बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट वगैरह बनता है, उसके लिए कुछ नॉमिनल फीस होती है जिसको टैक्स के फॉर्म में पे किया जाता है या फीस के फॉर्म में। उसके साथ साथ कुछ अलग अलग टैक्स होते हैं जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के टैक्स होते हैं, वो सारी चीजें क्या है, उनकी रेवेन्यू है। देन उसके बाद करें इंपॉर्टेंस एंड सिग्निफिकेंस क्या है, तो आता है डेमोक्रेटिक डीपनिंग, ठीक है। एम्पावर सिटीजन टू पार्टिसिपेट इन ग्रास रूट गवर्नेंस। ग्रास रूट मतलब क्या है, बिल्कुल लोएस्ट लेवल से जहां से शुरुआत हुई है। उसके बाद एफिशिएंट सर्विस डिलीवरी, क्योंकि पावर डिवाइडेड हो गई, लोकल गवर्नमेंट भी आ गई, तो सर्विस डिलीवरी एफिशिएंट हो गई कि हर किसी को एक ही ऑफिस में भीड़ लगाने की जरूरत नहीं है। देन वुमेन एम्पावरमेंट, क्योंकि वुमेन के लिए 1/3 रिजर्वेशन मिल गया तो वुमेन एम्पावरमेंट बढ़ गया। देन सोशल जस्टिस इंश्योर्स मार्जिनलाइज्ड ग्रुप गेट अ वॉइस, तो जो लोकल लेवल पे है, जो गांव, जो पिछड़ा समाज है, उसके लोग अपलिफ्ट हो सकते हैं बाय द लोकल सेल्फ गवर्नेंस। उसके बाद चेक्स एंड करप्शन, किस तरीके से पब्लिक स्क्रूटनी इज इजी एट द लोकल लेवल, क्योंकि लोगों, जैसे आप लोगों ने भी देखा भी था पंचायत सीरीज में, कि उसमें किस तरीके से लोग ये चीज देखने के लिए कि कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा, ठीक है। देन उसके बाद एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल क्या है, स्टेट्स लाइक केरला पंचायत आर एक्टिवली इन्वॉल्व इन पब्लिक हेल्थ एंड एजुकेशन, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं, दैट इज चैलेंजेस टू लोकल सेल्फ गवर्नमेंट क्या है, पहला लैक ऑफ फंड, जो आप लोगों ने पंचायत सीरीज में देखा अच्छे से कि विधायक जी फंड नहीं देते, प्लस गालियां और देते। देन उसके बाद स्टेट इंटरफेरेंस, स्टेट जो है वो इंटरफेयर करती है, कैसे, मेजर अपॉइंटमेंट जो करती है वो स्टेट करती है। अब इलेक्शन बेशक लोकल लेवल पे हो रहा है, बट जो उसके ऑफिसर्स आ रहे हैं वो कौन अपॉइंट कर रहे हैं, स्टेट। कैपेसिटी डेफिसिट, दैट इज पुअर ट्रेनिंग ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स एंड स्टाफ, तो जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं और जो स्टाफ है उनकी ट्रेनिंग पुअर है। देन उसके बाद आता है इररेगुलर इलेक्शंस, ठीक है, जिसमें डिलेड और मैनिपुलेटेड लोकल बॉडी इलेक्शन होते हैं। वीक डेवोल्यूशन, कैसे, मेनी स्टेट्स हैव नॉट डिवॉल्व्ड एक्चुअल पावर्स डिस्पाइट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस, तो एक्चुअल पावर उनके पास अभी तक नहीं आ पाई है, बल्कि कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस उन्हें देता भी है, बट उनके पास अभी तक एक्चुअल पावर नहीं पहुंच पाई। एंड लो अवेयरनेस, दैट इज अनअवेयर ऑफ राइट्स एंड ड्यूटीज एट लोकल लेवल, तो लोगों को उनके राइट्स और ड्यूटीज पता ही नहीं है। देन कमेटी की रिकमेंडेशन क्या है, ये आप देख लोगे, दैट इज बलवंत राय मेहता कमेटी, और इन्होंने बोला 3 टायर पंचायती राज सिस्टम को इंट्रोड्यूस करना चाहिए, इन्होंने ऐसा रिकमेंड किया। एंड देन अशोक मेहता कमेटी अकॉर्डिंग टू 2 टायर मॉडल मोर पावर्स, ठीक है, तो इन्होंने बोला 2 टायर मॉडल होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग और ज्यादा पावर्स देनी चाहिए। देन उसके बाद GV राव कमेटी, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ डेवलपमेंट फंक्शंस विद पंचायत, ठीक है, तो मेनली इन्होंने विलेज के अपलिफ्टमेंट की बात करी इन सबने। एंड देन LM सिंघवी कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस फॉर पंचायत लेड टू 73rd अमेंडमेंट, तो दिस इज द इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन। अगर आपको बाकी लोग याद नहीं भी रखनी तो मत रखो, मगर ये कोशिश कर लेना कि याद हो जाए, और अदरवाइज अगर आपकी मेमोरी पावर बहुत ज्यादा खराब है तो एटलीस्ट 73rd अमेंडमेंट तो आप याद रख ही ले। देन कंक्लूजन आ जाता है, ये आपका इसी के साथ हमारा ये टॉपिक भी और हो गया, और इसी के साथ हमारी यूनिट हो गई कंप्लीट, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड फॉर फर्दर अपडेट।